अध्याय 3361 प्रश्न। हान सेन खुद को प्रकट करने के लिए बाहर निकलने की योजना बना रहा था। जब बरीपत देवता और प्राचीन शैतान प्रकट हुए तो उसने झट से यह विचार टाल दिया। बरीपत देवता और प्राचीन शैतान जीन बीच पर दावा करने और उसे बाव एर को देने के लिए सहमत हो गए थे। अंदर ही अंदर वे असल में क्या सोच रहे थे ये सिर्फ वे ही जानते थे। अगर हान सेन अभी बाहर जाता और उन्हें लगता कि उसके पास जीन बीज है तो यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि क्या होगा। मेरी बेचारी बाओ एर, उसे अपनी जन्मदात्री माँ से भी मिलने का मौका नहीं मिलता। हान सेन ने आह भरी। वो छिपकर इंतजार करता रहा और देखता रहा कि छेद के बाहर क्या हो रहा है। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि गॉड कैओस पार्टी लीडर ने कौन सी चीजें छोड़ी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से कोई भी किस लिए है। बरीपात गॉड और प्राचीन शैतान के चेहरों को देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि वे जरूर कुछ खास होंगे। मुफ्त में लूटी गई चीजों के अलावा छिपे हुए हॉल में कम से कम 100 चीजें बची थीं। अगर उनमें से कुछ मूल्यवान होती तो वे लोगों को उनके लिए अपराध करने के लिए आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होती। जब तलवार खींची गई और धनुष की डोरी खींची गई तो प्राचीन शैतान ने हॉल के बाहर देखा। प्राचीन शैतान, तुम कहाँ जा रहे हो? बड़े आकाश दानव ने पूछा। प्राचीन शैतान बोला, श्रीमान नेता ने मुझे वही दिया जिसका मैं हकदार था। उन्होंने यह नहीं कहा कि वे मुझे कुछ और देंगी, इसलिए वे मेरे लेने के लिए नहीं है। उसने उनकी प्रतिक्रिया को अनसुना कर दिया। वो हॉल से बाहर चला गया और उसने और कुछ नहीं छुआ। बरीपात गॉड और विशाल आकाशीय दानव मानो गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्राचीन शैतान अभी वहां से चला जाए और उनके घायल होने तक इंतजार करे, फिर झपट्टा मारकर उन चीजों को लूट ले या कुछ और। उन्हें यकीन नहीं था कि उसने कुछ ऐसा सीखा है जो दूसरों ने नहीं सीखा था। उन्हें यकीन नहीं था कि उसे पता था कि उन्हें वहां की चीजों को छूना नहीं चाहिए या क्या। विशाल आकाश दानव ने हॉल में रखी वस्तुओं को देखा। वह अचानक हंस पड़ी और बोली, प्राचीन दानव सही कह रहा है। मिस्टर लीडर मेरी माँ जैसी है। उन्होंने मुझे वह सब कुछ दिया जो वह दे सकती थी। अगर उन्होंने मुझे ये वस्तुएं नहीं दी तो मुझे उन्हें नहीं लेना चाहिए। तुम चाहो तो ये वस्तुएं रख सकती हो। उसके बाद विशाल आकाश दानव मुड़कर हॉल से बाहर चला गया। अब हॉल में केवल बरीपात देवता ही बचे थे। हालात काफी सुधर गए थे, लेकिन हान सेन अभी भी मन ही मन उनकी तारीफ कर रहा था। उसे लगता था कि प्राचीन शैतान और विशाल आकाशीय दानव ऐसे लोग हैं जिनसे निपटना मुश्किल है। उन्हें डर था कि गॉड कैओस लीडर ने बाकी चीजों के साथ कुछ कर दिया होगा, इसलिए उन्होंने उन्हें लेने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया। उन्होंने जानबूझकर उन चीजों को बरीपात गॉड के लिए छोड़ दिया ताकि वह उनके सामने उनकी सुरक्षा की जांच कर सके। भले ही बरीपात गॉड ने वस्तुएं ले ली हो और कुछ और न हुआ हो, फिर भी वो सभी वस्तुओं का उपयोग नहीं कर पाएगा। बरीपात गॉड को पता लग गया था कि प्राचीन शैतान और विशाल आकाशीय दानव क्या सोच रहे हैं, इसलिए उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग डरे हुए हो सकते हो, लेकिन मैं नहीं डरता। मुझे जो मिलता है उसे कोई और नहीं ले सकता। बिना किसी हिचकिचाहट के बरीपात गॉड ने विरासत की वस्तुएं ले ली। वो गर्व से बोला, लेकिन फिर भी बेहद सावधान था। उसने तलवार निकाली और सावधानी से शराब के एक बैरल में छेद किया। वो सचमुच बहुत कोमल और सौम्य था। शराब का पीपा धीरे धीरे उठाया गया। उसे बरीपत देवता के सामने लाया गया और कुछ नहीं हुआ। बरीपत देवता को बड़ी राहत मिली। बरीपात गॉड ने फिर बाकी सामान उठाया। उसकी आस्तीनें ऐसी थी मानो कोई अथाह खाई हो जिसमें कुछ भी समा सकता था, और वो भी बिना किसी परेशानी के। बरीपात गॉड इन सारी चीजों को उठाते समय बेहद सावधानी बरत रहा था। अब तक आधा घंटा बीत चुका था। लगभग इसी समय उसने सारी चीजें इकट्ठा करके अपनी आस्तीनों में ठूंस ली। श्रीमान, इन चीजों को वहां रखना बेकार है। आप मुझे इन सब का इस्तेमाल करने क्यों नहीं देते, ताकि मैं लिटिल मास्टर के लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूं। बरीपात गॉड ने जैड मूर्ति को प्रणाम किया। फिर वो सारी चीजें लेकर हॉल से बाहर चला गया। जब बरीपात गॉड हॉल से बाहर निकला तो तांबे का दरवाजा बंद हो गया। हान सेन सोच रहा था कि क्या उसे वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसने यह विचार छोड़ दिया। उसने चूहे के बिल से होकर निकलने की योजना बनाई। दरवाजा बंद होने से पहले हान सेन ने बरीपात गॉड को ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए सुना, बड़े आकाश दानव, मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगे। इसके तुरंत बाद कुछ डरावनी आवाज हुई। हान सेन ने सिर हिलाया। अगर ये पहले की बात होती तो वो खजाना भी ले जाना चाहता। अब उसके पास जीन बीज था। बेवजह खुद को उजागर करने का कोई मतलब नहीं था। गॉड कैस पार्टी के नेता ने कहा कि वह वस्तु बाओ एर के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है।
जीन बीज के बिना बाओ एयर शायद जीवित न रह पाए। हान सेन बस जीन बीज को सुरक्षित बाओ एयर तक वापस लाना चाहता था और उम्मीद करता था कि कुछ भी गलत न हो। वेदना। तांबे का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। हान सेन जाने के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक उसने जेड की मूर्ति को एक रहस्यमयी प्रभामंडल से घिरा देखा। जेड की मूर्ति, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, ने अचानक उन्हें फिर से खोल दिया। जब तुम यहाँ हो तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? जेड की मूर्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी क्रिस्टल जैसी आंखें चूहे के बिल में झांक रही थीं। हान सेन चौंक गया। ये तो बहुत ताकतवर है। ये तो बस उसकी आत्मा का अवशेष है। फिर भी उसने बड़े आकाश दानव और बाकी दो को बर्बाद कर दिया। उसने उन्हें यकीन दिलाया था कि आत्मा का अवशेष चला गया है, लेकिन वो अब भी यहीं है। ये तो बस एक आत्मा का अवशेष है। फिर भी वह मुझे ढूंढने में कामयाब रही। वो बड़े आकाश दानव और बाकी दो लोगों से कहीं बेहतर है। खास प्राचीन शैतान यहाँ था। मैं खुद को प्रकट नहीं करना चाहता था और दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता था। हान सेन खांसते हुए चूहे के बिल से बाहर निकल गया। उसने जेड की मूर्ति के आगे सिर झुकाया। जेड की मूर्ति ने हान सेन को दिलचस्पी से देखा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम अच्छे हो क्या? हान सेन चौंक गया। जेड की मूर्ति की बातें असल में समझ में नहीं आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। आप ही हैं जिन्होंने मेरी बेटी हान सेन को पाला है। आप मिस्टर हान है ना? जेड की मूर्ति ने हान सेन को कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उन्हें देखकर मुस्कुराए। मैं हान सेन हूं, लेकिन मैं वास्तव में मिस्टर नहीं हूं। ब्रह्मांड के सबसे महान व्यक्ति के सामने हान सेन अहंकारी नहीं दिखना चाहता था। आपने मेरी बेटी के लिए एक नेक काम किया है, इसलिए बेशक आप एक मिस्टर माने जाएंगे। मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक पल रुकने के बाद जेड की मूर्ति बोली, अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे पूरा कर सकती हूँ। हान सेन के कुछ बोलने से पहले ही जेड की मूर्ति ने पलकें झपकाई। लेकिन मैं तो बस एक आत्मा हूं। अगर यह कुछ ज्यादा ही कठोर है तो शायद मैं तुम्हें संतुष्ट न कर पाऊं। हान सेन के सिर पर ढेर सारी काली रेखाएं उभर आए। उसने सोचा भी नहीं था कि गॉड कैओस पार्टी का नेता इस तरह का इंसान होगा। मैं बाओ एयर को अपनी सगी बेटी की तरह मानता हूं, हान सेन ने कहा। मुझे किसी इच्छा की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। आप बोल सकते हैं, जेड मूर्ति ने सिर हिलाया। तुमने ऐसा क्यों कहा कि बाओ एयर जीन बीज के बिना जिंदा नहीं रह पाएगी? और उस व्यक्ति को बाओ एयर से क्यों लड़ना होगा? हान सेन ने उससे वो सवाल पूछे जो उसे सबसे ज्यादा परेशान करते थे। दरअसल हान सेन को इससे सख्त नफरत थी। तथाकथित नियति तो बस एक बुजुर्ग की इच्छा थी जो उनके उत्तराधिकारियों पर थोपी गई थी। बाओ एयर की मां होने के नाते गॉड कैओस पार्टी को बाओ एयर पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए था। जेड की मूर्ति ने हान सेन को आश्चर्य से देखा और आह भरी। बाओ एयर का पालन पोषण आपने किया है, यह उसकी खुशी है। यह मेरी भी किस्मत थी। कुछ देर रुकने के बाद जेड मूर्ति ने आह भरी और कहा, मैं नहीं चाहती कि बाओ एयर उससे लड़े। अगर उसे पता चल गया कि बाओ एयर मेरी बेटी है तो वह उसे मारने का कोई रास्ता ढूंढ लेगा। एक मां होने के नाते मैं चाहती हूं कि मेरी बच्ची खुशहाल जिंदगी जिए। मैं क्यों चाहूंगी कि वो दूसरों से लड़े? उसे बावर को क्यों मारना चाहिए? हान सेन ये जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हुआ। जेड की मूर्ति ने हान सेन की ओर देखा और कहा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस ये जानना है कि ह्यूमन अल्फा बाओ एयर को नहीं छोड़ेगा। अगर बाओ एयर के पास जीन बीज नहीं है तो वह ह्यूमन अल्फा के खिलाफ नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी हो। कृपया बाओ एयर को जीन बीज पहुंचा दो ताकि वो जिंदा रह सके। चिंता मत करो, हान सेन ने आत्मविश्वास से कहा। मैं ये जीन बीज लेकर उसके हाथों में रख दूंगा। इसके अलावा मैं किसी को भी बाओ एयर को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। जेड मूर्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम पहले से ही शक्तिशाली हो, लेकिन तुम मानव अल्फा को नहीं हरा सकते। केवल बाओ एयर ही हरा सकती है, जब उसे जीन बीज मिल जाएगा। इस ब्रह्मांड में कोई भी मानव अल्फा से युद्ध करके सफल नहीं हो सकता। यही बाओ एयर की नियति है। इसलिए तुम्हें जीवित रहना होगा। जीन बीज बाओ एयर को दे दो, तब तक तुम्हें डटे रहना होगा। इस ब्रह्मांड में कोई भी पूरी तरह से अजेय प्राणी नहीं है ना? हान सेन ने पूछा। मुझे उसे हराने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। अगर मैं अकेले नहीं कर सकता तो मैं मदद के लिए दूसरे कुलीन लोगों को ढूंढ सकता हूं। मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। चीजें इतनी आसान नहीं है, जेड की मूर्ति ने कहा। तुम ह्यूमन अल्फा को नहीं समझते, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। फिर वो चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने आह भरी और कहा,
अगर तुम सचमुच बाओ एर को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसे जीन बीज लाना होगा। यही उसके बचने का सबसे अच्छा मौका है। हान सेन समझ गया था कि गॉड कैओस पार्टी लीडर अभी भी ह्यूमन अल्फा से हुई दुश्मनी के बारे में कुछ बताने से इनकार कर रही थी और उसे पता था कि इस सब में कुछ ऐसा है जो वह नहीं बता सकती। इसलिए उसने उससे इस बारे में सवाल पूछना बंद करने का फैसला किया। मैंने बाओ एर को 33 आसमानों में प्रवेश करते देखा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह किस आसमान में प्रवेश कर गई। हान सेन ने जैड की मूर्ति को देखकर कहा। यही सबसे बड़ी समस्या थी जिसका वह इस समय सामना कर रहा था। अगर वह बाओ एर को नहीं ढूंढ पाया तो अब तक की सारी जिंदगी बेकार थी। बाओ एर 33 आसमानों में है। ये तो बुरा है। जीनो टैबलेट पहले ही अपने मूल स्थान पर लौट चुकी है। अगर मेरा असली शरीर वहां होता तो मैं उसे ढूंढ सकता था। अब मैं बस एक आत्मा का बचा हुआ अवशेष हूं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इस सब में सबसे बुरी बात यह है कि तुम और बड़ा आकाश दानव ये सुझाव दे रहे हो कि किन शियाओ मानव अल्फा हो सकता है और उसकी शक्ति अपने सर्वोत्तम रूप में है। अगर वो अब बाओ एर को देख ले तो शायद उसे पहचान सके। जहां तक मुझे पता है, किन शियू जब छोटा था तो उसके पास ज्यादा प्रतिभाएं नहीं थी। हान सेन ने जिज्ञासा से पूछा, क्या वो मानव अल्फा का पुनर्जन्म हो सकता है? हालांकि पुनर्जन्म से संभवतः आत्मा की स्मृतियां मिट जाती है, लेकिन जो लोग मानव अल्फा जितने शक्तिशाली थे वे पुनर्जन्म लेने पर भी अपने साथ एक मजबूत जीन संदेश लेकर चलते थे। वह ऐसे कचरे में पुनर्जन्म नहीं ले सकता था जो अभ्यास नहीं कर सकता था। अगर किन वान एर ने किन शियू को अपना खून न दिया होता तो किन शियू अभ्यास भी नहीं कर पाती। क्या ऐसा व्यक्ति सचमुच मानव अल्फा का पुनर्जन्म हो सकता है? जैड की मूर्ति ने कहा, यह सामान्य है। मैंने और बाओ एर के पिता ने आत्मा के साथ कुछ किया है। अगर वो पुनर्जन्म भी लेता तो भी उस पर प्रतिबंध लगे होते। वो अंतिम चरण पार नहीं कर पाता। उसकी शक्ति के साथ प्रतिबंधों को पार करना बस समय की बात है। हो सकता है कि इस जन्म में ही वो प्रतिबंधों को तोड़कर कुछ और बन गया हो। अगर वह ऐसा कर पाता है तो वो अंतिम चरण पूरा कर सकता है। केवल मैं और बाओ एर के पिता और हमारी आनुवंशिक संतान बाओ एर ही उससे लड़ सकते हैं। गॉड कैओस पार्टी लीडर का स्वर बहुत शांत था, लेकिन हान सेन बता सकता था कि उसे बाओर पर बहुत गर्व था। सिर्फ 2 जेनेटिक्स नहीं हो सकते। बाओ एर ने जन्म लेने के लिए मेरे खून का इस्तेमाल किया है, इसलिए उसके जीन्स में मेरा एक अंश होना चाहिए। हान सेन ने बस यही सोचा था। उसने जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। जैड की मूर्ति ने हान सेन की तरफ नहीं देखा। उसे कुछ अजीब नहीं लगा। उसने कुछ देर सोचा, फिर उसने हान सेन की तरफ देखा और कहा, इस समय बाओ एर को ढूंढने की हमारी एकमात्र उम्मीद तुम ही हो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? हान सेन ने जल्दी से पूछा। तुम्हारे शरीर में बाओ एर के कुछ जीन है। बाओ एर के साथ अपने संबंध के कारण तुम अपने जीन संदेश को सक्रिय करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग कर सकते हो। तुम महसूस कर पाओगे कि वह कहाँ है। ऐसा करने से तुम्हें एक बड़ी समस्या हो सकती है। तुम्हारे शरीर पर बहुत सारा बोझ होगा। ये तुम्हारे अपने जीन संदेश को बिगाड़ देगा। ये तुम्हारे जीन संदेश को बदल भी सकता है। जैड की मूर्ति इन समस्याओं को छिपाने की योजना नहीं बना रही थी। अगर कोई और रास्ता नहीं है तो शायद मुझे यही करना होगा, हान सेन ने कहा। और अगर मैं बाओ एर को महसूस भी कर लूं तो भी मैं 33 आसमानों की बाधाओं को पार नहीं कर पाऊंगा। मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। मुझे ये काम करने दो, जैड की मूर्ति ने कहा। उसकी भौहें थोड़ी नम लग रही थी जब उसने कहा, इसमें मेरी आखिरी ताकत भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बाओ एर के पास बस तुम पर ही निर्भर रहना होगा। चिंता मत करो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं बाओ एर को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा क्योंकि वो तुम्हारी जितनी ही मेरी बेटी है। हान सेन को फिर कुछ सूझा। उसने पूछने का फैसला किया, क्या तुम सफेद जैड जिंग की परी हो? जैड प्रतिमा मुस्कुराई और बोली, सफेद जैड जिंग वो है जिसके साथ मैं पैदा हुई थी। हालांकि हान सेन अनुमान लगा सकता था कि गॉड कैओस पार्टी लीडर जीनो ब्रह्मांड से है, फिर भी वो उसकी आवाज सुनकर चौंक गया। उन अनंत वर्षों में एक व्यक्ति ऐसा हुआ था जिसने मुख्य और विपरीत ब्रह्मांडों को तोड़ने में कामयाबी हासिल की थी और विपरीत ब्रह्मांड में देवात्माओं के शासन को लगभग ध्वस्त कर दिया था। ऐसा पहले किसी और व्यक्ति ने नहीं किया था। हान सेन कुछ पूछना चाहता था, लेकिन जैड मूर्ति की आत्मा की ज्योति उसके शरीर से फूट पड़ी। वो हान सेन के माथे पर जा लगी। इससे हान सेन के कानों में एक आवाज गूंजी, मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम बाओ र की मदद करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दोगे। अब मैं जिस एकमात्र व्यक्ति पर भरोसा कर सकता हूं वो तुम हो। इससे पहले कि तुम जो करना चाहते हो उसे पूरा करो, तुम्हें सावधान रहना होगा।
जीन बीज बाओ र तक पहुंचा दो। अगर तुम्हें एक काला और एक सफेद जीनो प्रोटोटाइप एक साथ दिखाई दे तो वह व्यक्ति मानव अल्फा है। अगर उसके शरीर पर जीनो प्रोटोटाइप नहीं है तो इसका मतलब है कि वह पहले ही प्रतिबंधों को तोड़ चुका है। तुम्हें और बाओ र को पहले से कहीं ज्यादा सावधान रहना होगा। उसके बाद आत्मा का प्रकाश हान सेन के माथे में समा गया। हान सेन को ऐसा लगा जैसे कोई स्पष्ट शक्ति उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही हो। उसका शरीर मानो किसी फटते हुए ज्वालामुखी में समा गया हो और वह उसके बीच में पिघल रहा हो। उसकी सारी कोशिकाएं स्टील के रस में बदल गईं। दो जीनो प्रोटोटाइप, एक और एक सफेद, संयुक्त। हान सेन का दिमाग गॉड कैओस पार्टी लीडर के आखिरी शब्दों के बारे में सोचता रहा। वो अल्टीमेट एग के बारे में भी सोचने को मजबूर हो गया। क्या वो वे दाओ अल्फा ह्यूमन अल्फा भी है? क्या गॉड कैओस पार्टी लीडर ने अल्टीमेट एग बनाया और उसे उसके और उसकी आत्मा के लिए छोड़ दिया? समय ने हान सेन को इन सब के बारे में ज्यादा देर तक सोचने की इजाजत नहीं दी। गॉड कैओस पार्टी लीडर की आत्मिक शक्ति पटाखों के बैरल में पटाखे की तरह थी। हान सेन के जीन संदेश फूट पड़े और उनके जीन संदेशों का एक हिस्सा और मजबूत हो गया। जब विस्फोटक एहसास खत्म हो गया तो हान सेन का शरीर शांत होने लगा। यह उतना बुरा नहीं था जितना गॉड कैओस पार्टी लीडर ने कहा था। गॉड कैओस पार्टी लीडर की अंतिम आत्मिक शक्ति ने उसके जीन के एक हिस्से को संशोधित कर दिया। इससे उसके जीन संदेशों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इसके संशोधित होने के बाद हान सेन की इंद्रिय शक्तियां, जो हमेशा मौजूद तो लगती थीं, पर नहीं, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गईं। इससे हान सेन बाओ एर का पता लगाने में सक्षम हो गया। वह इंद्रिय शक्ति सिर्फ हान सेन और बाओ एर के बीच ही काम करती थी। उसकी बाकी इंद्रियां मजबूत नहीं हुई। वह इंद्रिय शक्ति उसके जीन के बीच एक गहरे होते संबंध की तरह थी। गॉड कैओस पार्टी लीडर ने मुझसे झूठ नहीं बोला। मैं बाओ एर को महसूस कर पा रहा हूं। हान सेन इससे रोमांचित हो गया। उसे यह भी एहसास हुआ कि बाओ एर भी अब उसे महसूस कर सकती है। वह जानता था कि वह उसकी ओर आ रही है। गॉड कैओस पार्टी लीडर ने कहा था कि वह मुझे 33 आसमानों में रास्ता ढूंढने में मदद कर पाएंगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्होंने मेरे लिए अभी तक ये रास्ता निकाला है। हान सेन ने अपनी झिझक छोड़ी। उसने जैड की मूर्ति को प्रणाम किया और चूहे के बिल में वापस लौट गया। उसने बड़े आकाश दानव और बाकियों की अनदेखी की। वह जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौट गया। वो उस प्रवेश द्वार पर पहुंचा जहां दुष्ट देवता दाढ़ी ने उसे परेशान कर दिया। इस बार हान सेन दुष्ट देवता दाढ़ी के पास पहुंच पाता उससे पहले ही दुष्ट देवता दाढ़ी पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मुलाकात किसी डरावने व्यक्ति से हो रही हो। वो उससे बचने के लिए तेजी से भाग गया। हान सेन तांबे की पट्टिका से बाहर निकला और धूल भरे आकाश में झांका। फिर वो ऊंचा उड़ गया। वो अंतरिक्ष की ओर बढ़ गया। वो धूल भरे आकाश की बाधा को तोड़कर अगले आकाश तक पहुंचना चाहता था। हान सेन को लगा कि बावर उससे कहीं ऊपर है। हालांकि उसे नहीं पता था कि कौन सी मंजिल पर, उसे पता था कि वह उससे ऊपर है। जब हान सेन डस्ट स्काई के बैरियर तक पहुंचा तो उसे बहुत दबाव महसूस हुआ। डस्ट स्काई की शासक शक्तियां उसे दबाने की कोशिश कर रही थीं। उसने अचानक अपने शरीर की कोशिकाओं में एक अजीब, स्पष्ट संदेश का प्रवाह महसूस किया। डस्ट स्काई की शासन शक्तियों ने मिलकर हान सेन को उस बाधा को पार करके 11वें आसमान तक पहुंचा दिया। 11वां आसमान फूलों की दुनिया था। वो फूलों और लताओं से भरा हुआ था। मधुमक्खियों और तितलियों के अनगिनत झुंड आसमान में उड़ रहे थे और रस इकट्ठा कर रहे थे। हान सेन अभी 11वें आसमान में ही पहुंचा था कि उसे लगा जैसे कोई अजीब सी शक्ति उस पर उतर आई हो। चूंकि वो अजीब सी आत्मिक शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी, इसलिए शासन शक्तियां उसके शरीर पर आक्रमण नहीं कर पाईं। उस आत्मिक शक्ति के सम्मिश्रण से उसने उसे स्वीकार कर लिया। गॉड कैओस पार्टी की नेता वाकई अलग है। यह उसकी आत्मा का एक अवशेष मात्र था जिसने ऐसा किया। फिर भी यह स्पष्ट रूप से अपार शक्ति का प्रदर्शन करता है। हान सेन इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। दरअसल हान सेन ने गॉड कैओस पार्टी लीडर की बची हुई आत्मिक शक्ति का ज्यादा अंदाजा लगा लिया था। गॉड कैओस पार्टी के बहुत शक्तिशाली होने के अलावा ऐसा होने का एक और अहम कारण था। वो जीनो टैबलेट की मालिक हुआ करती थी। उसने ही 33 आसमानों को डिजाइन किया था। उस जगह के काम करने के तरीकों को उससे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता था। हालांकि अब वो जीनो टैबलेट की मालिक नहीं थी, फिर भी वह अपनी कुछ शक्ति का इस्तेमाल करके हान सेन को 33 आसमानों में आजादी से घूमने की आजादी दे सकती थी। हान सेन रुका नहीं। वो ऊपर एक ऊंची जगह पर जाता रहा। उसे पता चल गया कि बाओ एर 11वें आसमान पर नहीं थी, वो कहीं और ऊपर थी, इसलिए हान सेन वहीं जाने वाला था। हान सेन हर संभव आकाश को तोड़ता रहा। 33 आकाशों की बाधाएं उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रही थी।
हर बार आत्मिक शक्ति की उपस्थिति बाधाओं के साथ मिल जाती थी। इससे बाधाएं हान सेन का हिस्सा बन जाती थी, जिससे वो हर बार आसानी से आगे निकल जाता था। हान सेन को लगा कि जैसे जैसे वो आसमान छू रहा था, बाओ एयर की उपस्थिति और भी मजबूत होती जा रही थी। उसी समय बाओ एयर भी खुशी खुशी उसकी ओर उड़ रहा था। अब बस एक ही आसमान बचा था जो दोनों के बीच का अंतर बता रहा था। हान सेन फिर से बाधा तोड़कर 15वें आसमान पर पहुंच गया। इस बार उसे लगा कि बाओ र पास ही है। बेशक बाओ एयर को देखने से पहले ही हान सेन ने दूर से बाओ एयर की आवाज सुनी थी। उसने इशारा किया कि वह भी रास्ते में है, ठीक वैसे ही जैसे वो उसके लिए था। पापा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने समय बाद लगता है कि आखिरकार मैं आपको पा ही गया। जब हान सेन ने बाओ एयर को देखा तो वह पहले ही उसकी ओर कूद चुकी थी। उसके बगल में एक उड़ने वाली मछली थी और उसके सिर पर एक छोटी सी बिल्ली लेटी हुई थी। जब हान सेन ने उसे थामा तो उसने शिकायत की, क्या मैंने तुम्हें फैन के परिवार के महल में इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? तुम यहाँ अकेली क्यों आए हो? मुझे तुम्हें मारना चाहिए था। हान सेन के ऐसा कहने के बाद उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और बाओ एयर के नितंब पर तमाचा मारा। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, लेकिन तमाचा हल्के से मारा। बाओ एयर शर्मा गया। एक बूढ़ा आदमी कह रहा था कि तुम इस जगह खतरे में हो। उसने मुझे जाकर तुम्हारी मदद करने को कहा था, लेकिन वो साफ झूठ बोल रहा था। तुम यहाँ बिल्कुल ठीक हो। उस बूढ़े की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें गाली देने की? अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो उसके कान मरोड़ दूंगा। हान सेन चौंक गया। उसने बाओ एयर की तरफ देखते हुए उससे पूछा, बूढ़ी जूठी, क्या तुम्हारा मतलब हान जिंजी है? हाँ, यह वही बूढ़ा जूठा था, बाओ र ने सिर हिलाकर कहा। हान सेन का चेहरा बदल गया। उसने सोचा, हान जिंजी का क्या मतलब था? उसने बावर को 33 आसमानों में जाने के लिए क्यों बहकाया? क्या उसे बावर की असली पहचान पता है? और असल में हान जिंजी कौन है? हान सेन अब भी जानने को उत्सुक था कि हान जिंजी कौन है। अब भी उसे यकीन नहीं था कि हान जिंजी उसका असली परिवार है या नहीं। अचानक हान सेन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से बावर को पकड़ा और वहां से चला गया। वेदना। अचानक आसमान से आग की एक किरण नीचे आई। ये झरने के पानी जैसी थी, लेकिन आग की किरण शुद्ध अग्नि की किरण थी। ये 30,000 फीट ऊपर आसमान में उड़ी और थम गई। हान सेन ने बाओ एयर को थाम लिया। उसने एक खास दिशा में देखा। उसने पीठ पर पंखों वाली लाल चीज देखी। वह बाघ जैसा दिख रहा था। उसकी पूंछ अभी भी आग से जल रही थी। वह ब्रेक वर्ल्ड का एक जानवर था। वो एक चट्टान पर खड़ा हान सेन और बाओ एयर को घूर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे 15वें आसमान में घुसने की? क्या तुम्हारी कोई मौत की इच्छा है या कुछ और? ब्रेक वर्ल्ड का जानवर दहाड़ा। उसकी दहाड़ ने आसमान को हिलाकर रख दिया। उसकी दहाड़ ने पूरे आसमान को हिलाकर रख दिया। उसकी गर्जना से पूरा 15वां आसमान हिल गया, मानो कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। जमीन पर आग के गीजर लगातार खुल रहे थे। हर एक गीजर से 30,000 फुट ऊंचे आग के खंभे आसमान में उठ रहे थे। इससे 15वां आसमान मानो नरक बन गया था। ब्रेक वर्ल्ड के जानवर के माथे पर एक अजीब सी आग जैसी निशानी थी। इससे 15वें आसमान में एक गूंज पैदा हो रही थी। 15वें आसमान की अग्नि शक्ति ब्रेक वर्ल्ड के जानवर तक पहुंच रही थी, जिससे ब्रेक वर्ल्ड के जानवर की उपस्थिति और वातावरण और भी डरावना होता जा रहा था। उसी समय जीनो टैबलेट का 15वां आकाशीय पाठ चमकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आग जल रही हो। ये किसी भी आकाशीय पाठ से ज्यादा चमकीला था। 15वें आकाश का नेता, अंतिम पूंछ वाला अग्नि जानवर। मुख्य और विपरीत ब्रह्मांड के प्राणी जीनो टैबलेट को देख सकते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है। 15वें आसमान का नेता कुछ दिन पहले ही दिखाई दिया था, लेकिन अब वो फिर से चमक रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले प्रत्येक आकाश के सभी नेताओं के नाम केवल तभी पट्टिका पर अंकित किए जाते थे जब किसी आकाश पर पहली बार दावा किया जाता था। अब 15वें आसमान के नेता का नाम फिर से चमक रहा था। इसका मतलब था कि बात कुछ बहुत गहरी थी। जैसे ही 15वां आसमान और उसके नेता का नाम टिमटिमाया, 33 आसमानों में जो कब्र के पत्थर जैसे दिख रहे थे, सभी उत्सुक हो गए। हान सेन ने जीनो टैबलेट पर एक चमकती हुई अंगूठी देखी। अगर उसने सही गणना की होती तो उसे पता था कि 15वें आसमान पर कब्जा करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। धमाका। जीनो टैबलेट चमक रहा था। टैबलेट ने चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाया। इससे एक नरकट जैसा दृश्य प्रकट हुआ जो आग से तबाह हो गया था। आग के समुद्र में एक टूटी हुई चट्टान पर एक लाल जानवर खड़ा था। उसने अपना सिर उठाया और गड़गड़ाहट के साथ दहाड़ा।
उसके माथे पर झुलसे हुए निशान थे जो उसे नेता के रूप में दर्शाते थे, और वे चमक रहे थे। मुख्य और श्रद्धेय ब्रह्मांड के प्राणियों ने, चाहे वे कितने भी मूर्ख क्यों न हो, ये दृश्य देखकर आसानी से अनुमान लगा लिया कि वह बड़ा लाल राक्षस 15वें आकाश का नेता, परम पुच्छ अग्नि राक्षस था। जीनो टैबलेट में जो दृश्य दर्शाया गया था, वो 15वां आकाश और उसका जलता हुआ लाल आकाश था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जलते हुए लाल आसमान में ये बदलाव क्यों दिख रहे हैं। यहाँ तक कि जीनो टैबलेट भी जलते हुए लाल आसमान को दिखा रहा था। ये बहुत दुर्लभ था। उन्हें शीघ्र ही वे उत्तर दे दिए गए जिनकी उन्हें तलाश थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ लोग जीनो टैबलेट की छाया में थे। एक युवक 5-6 साल की एक छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए था। बच्ची एक छोटी सी लाल बिल्ली को गोद में लिए हुए थी। उसके चारों ओर पंखों से एक उड़ने वाली मछली भी उड़ रही थी। ज्यादा लोग उस लड़की और 2 पालतू जानवरों के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उस आदमी की पहचान ने मुख्य और विपरीत ब्रह्मांड के प्राणियों को चीखने पर मजबूर कर दिया। हान सेन, वो 15वें आसमान में क्यों है? डॉलर आखिरकार कुछ करने जा रहा है। किसने कहा कि जीनो ब्रह्मांड में कोई नहीं है? वो 15वें आसमान में क्या कर रहा है? क्या उसे एक और आसमान गिराकर नेता की कुर्सी हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? डॉलर भगवान यही तो करते हैं। आप नेता बन सकते हैं, लेकिन वह आपके नेता बनने तक इंतजार करेंगे और आपको गद्दी से उतार देंगे। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे ये असली है। डॉलर का देवता बहुत शक्तिशाली होगा। डॉलर भगवान, आप निश्चिंत हो सकते हैं। उल्टे ब्रह्मांड के बेवकूफों को डराए नहीं। जीनो ब्रह्मांड के लोग बातें करते रहे। जीनो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में अधिकांश उच्च और निम्न जातियों ने हान सेन का समर्थन किया। वो कमीना हमेशा लोगों को परेशान करता है। स्पेस गार्डन में हान यूफेई ने अपना चश्मा उठाया और मुस्कुराए। किन शुवान, तांग जेनलियू और अन्य लोगों ने, जिन्होंने हान सेन और बाओ एयर को ठीक देखा, राहत की एक बड़ी लहर महसूस की। हालांकि वे वांग युहांग को नहीं देख पाए। इससे वे काफी चिंतित थे। वांग युहांग हान सेन को ढूंढने के लिए 33 आसमान में चला गया था। अब हान सेन प्रकट हो गया था, लेकिन वांग युहांग गायब था। साम्राज्यों के ब्रह्मांड में कई लोग हान सेन के बारे में बात करते थे। खासकर किन साम्राज्य में कई लोगों ने हान सेन को जीनो टैबलेट पर देखा, और वे सभी उलझन में दिखे। उस दुष्ट अधिकारी को 33 आसमानों में मर जाना चाहिए ताकि वह वापस आकर फिर से किन साम्राज्य पर कहर और नुकसान न पहुंचा सके। एक वफादार किन साम्राज्य अधिकारी ने अपने दांत पीसते हुए प्रार्थना की। सान म्यू 33 आसमानों में चला गया। क्या वह नेता की कुर्सी हथियाने की कोशिश कर रहा है? किन बाई उत्साहित लग रहा था। उसने बीजों से भरा एक कटोरा पकड़ा हुआ था और उन्हें देखते हुए खाता रहा। राजा किन का चेहरा और भी उलझन भरा लग रहा था। उनमें अब ज्यादा जान नहीं बची थी। हान सेन के न होने से उनका शरीर और भी ज्यादा खराब हो गया था। शायद अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। वो हान सेन और किन बाई के रिश्ते का इस्तेमाल करके किन बाई को राजा बनाना चाहता था, लेकिन हान सेन को हुक्म चलाना पसंद नहीं था। वो एक जिद्दी इंसान था जो अपनी मर्जी से चलता था और कभी दूसरों की मर्जी पर नहीं चलता था। उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था। अगर हान सेन शिक्षक जियान जैसा ही होता तो बहुत अच्छा होता। राजा किन को अपने पुराने शिक्षक जियान बुगू की याद आती रही। जीनो हॉल और सभी देव हॉलों में कई देव आत्माएं इस लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं। वे इस बारे में आम लोगों और प्राणियों से ज्यादा जानते थे। जीनो टैबलेट जीनो हॉल के बराबर ऊंचाई पर था। ये जीनो हॉल की जगह भी ले सकता था और आकाश को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अब 33 आसमानों का हर नेता एक देवता माना जाता था। अगर नेता में कोई बदलाव होता तो उसका भविष्य पर बड़ा असर पड़ता। इसके अलावा इस लड़ाई में अब हान सेन भी शामिल था। वे देखना चाहते थे कि हान सेन कितनी दूर तक गया है और वो अभी भी कितनी दूर तक जा सकता है। गॉड हॉल लीडर ने जलते हुए लाल आकाश में हान सेन को दिलचस्पी से देखा। उसने मन ही मन सोचा, इस लड़के में काफी सुधार हुआ है। क्या वह इससे बाहर निकलकर किन शियाओ का सामना कर सकता है? किन शियू, जिसका जिक्र अभी अभी गॉड हॉल लीडर ने किया था, भी इस लड़ाई को देख रहा था। दुनिया के सभी नए नेता इस लड़ाई को देख रहे थे। कई नेताओं को यह समझ नहीं आया कि अगर वे नेता का पद ग्रहण भी कर लें, तो भी संभावना है कि वे हमेशा के लिए नेता नहीं रह पाएंगे। जब हान सेन परम पुच्छ अग्नि राक्षस के सामने खड़ा हुआ, तो जीनो टैबलेट में काफी हलचल हुई। अब सभी को एहसास हुआ कि नेताओं को चुनौती दी जा सकती है और उन्हें अपना पद खोने का खतरा हो सकता है। उसमें वो सब कुछ नहीं है जो चाहिए। उस अल्टीमेट टेलफायर बीस्ट की ब्रेक वर्ल्ड दर 95% तक पहुंच गई है। हान सेन की हिम्मत कैसे हुई कि वो अल्टीमेट टेलफायर बीस्ट को चुनौती दे सके?
कुछ लोग जानते थे कि अल्टीमेट टेल फायर बीस्ट ने वहां रहते हुए खूब शोर मचाया था। उसने पूरे सिस्टम को डरा दिया था। भले ही उसकी ब्रेक वर्ल्ड दर 95% से ज्यादा हो, फिर भी ब्रेक वर्ल्ड दर बेकार है। वो फिर भी हार जाएगा। अल्टीमेट टेल फायर बीस्ट जलते हुए आकाश का नेता है। वह एक अग्नि ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट है। उसके पास लाल और आग से भरे आकाश के बफ्स हैं। फिर भी हान सेन उसे चुनौती देने की हिम्मत करता है। उसकी मृत्यु की इच्छा जरूर होगी। चू साम्राज्य के एक डरावने प्राणी ने ऐसी आवाज निकाली जिससे पूरा चू साम्राज्य दंग रह गया। बुरा नहीं, आकाश के नेता के अभिमान को चुनौती देना आसान नहीं है। मुझे डर है कि इस बच्चे के पास दफनाने के लिए एक लाश भी नहीं बचेगी। राज्यों के ब्रह्मांड के कई ब्रेक वर्ल्ड जानवर बोल रहे थे। जब से वू वेई दाओ अल्फा ने वू वेई दाओ महल का निर्माण किया, तब से मनुष्य साम्राज्यों के ब्रह्मांड पर कब्जा करने में सक्षम हो गए। जीन प्रजातियां बहुत लंबे समय से दबाई हुई थीं। अब ये बिल्कुल उल्टा हो गया। पूरा ब्रह्मांड बदल गया। बहुत सारी जीवात्माएं जीन प्रजातियों पर कब्जा कर रही थीं, और इस वजह से जीन प्रजातियां खाद्य श्रृंखला में ऊपर उठ गईं और विकसित हुई। उनमें एक ऐसी शक्ति आने लगी जिससे वे मनुष्यों से लड़ने में सक्षम हो गईं। अल्टीमेट टेल फायर बीस्ट और हान सेन के बीच हुई लड़ाई ने ब्रेक वर्ल्ड के उन जानवरों को, जो जीन नस्लों से आए थे, अल्टीमेट टेल फायर बीस्ट के लिए बोलने को तैयार कर दिया। वे अपनी शक्ति दिखाने और इंसानों को डराने के लिए एक मिसाल कायम करने को तैयार थे। इंसानों के बीच कुछ परेशान करने वाली आवाजें थीं, लेकिन इस समय कोई भी हान सेन के लिए बोलने को तैयार नहीं था। किन साम्राज्य के ज्यादातर लोग हान सेन को दुष्ट समझते थे। बाकी 6 राज्यों के लोग भी हान सेन के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे। वे उसके बारे में अच्छी बातें कहने का जोखिम नहीं उठाते थे। केवल फैंग परिवार महल की फैंग फेई फेई बहनें और झाओ परिवार की बहनें ही हान सेन के कल्याण के बारे में चिंतित थीं। जियान बूगू अपनी सामान्य शैली में हान सेन और बाओ एयर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बगीचे को साफ कर रहा था। जब उसने जीनो टैबलेट पर वीडियो स्ट्रीम में हान सेन को देखा, तो उसने काम करना बंद कर दिया और आकाश की ओर देखने लगा। परम पुच्छ अग्नि पशु ने अपने पंख फड़फड़ाए। उसने अपना मुंह खोला, पर आग नहीं उगली। आग, जो अथाह सागर की तरह थी, उसके मुंह में चली गई। वो सीधे उसके शरीर में समा गई। वो बस एक ऐसा जानवर था जिसके शरीर पर एक पूंछ थी और जो जल रहा था। अब उसका पूरा शरीर जल रहा था। जब उसने आग के सागर को अंदर खींचा, तो आग और भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग का जानवर चट्टान से नीचे उतर रहा हो। चट्टान उसके पैरों से पिघल रही थी। उससे ढेर सारा स्टील का रस टपक रहा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह एक आकाश नेता है। लाल जलते आकाशीय शक्ति बफ के साथ अल्टीमेट टेल फायर बीस्ट की ब्रेक वर्ल्ड दर बढ़ गई है। जब किसी ने ये देखा, तो वे चौंक गए। पूंछ वाले अग्नि जानवर का शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था। उसकी आंखें लावा के भंवर की तरह जल रही थीं। उसने हान सेन को एक दबंग आभा से देखा। फिर उसने आग का एक गीजर छोड़ा। अग्नि बहुत अनोखी थी। जैसे ही उसने पूंछ वाले अग्नि पशु के मुंह से बाहर निकला, उसने ब्रह्मांड के सभी अग्नि तत्वों को सक्रिय कर दिया। अग्नि की शक्ति ने बाकी सभी के नियमों को दबा दिया। इसने एक पूर्ण अग्नि नियम मुद्रा का निर्माण किया। यह एक पूर्णतः ब्रेक वर्ल्ड शक्ति थी। यह उस प्रकार की शक्ति थी जिसका उपयोग केवल ब्रेक वर्ल्ड प्राणी ही कर सकते थे, जिनकी ब्रेक वर्ल्ड दर 90% से अधिक थी। ये परम आभा के बहुत करीब थी। जैसे ही आग से भरा आसमान बरसा, सारे नियम अग्नि के नियमों में बदल गए। आग ने पूरी दुनिया को झुलसा दिया। हान सेन ने पीछे हटने का इरादा नहीं किया। उसने दुनिया को तोड़ने के लिए अपनी जेड स्किन का इस्तेमाल किया। एक रहस्यमयी बर्फ जैड निशान प्रकट हुआ। यह मिलकर एक बर्फ जैड गेंद बन गई जिसने हान सेन, बाओ, एयर और दोनों पालतू जानवरों को अपनी सुरक्षा में ले लिया। उसका ब्रेक वर्ल्ड रेट सिर्फ 60% है। इस लड़ाई में रोमांच की कमी होगी। ब्रेक वर्ल्ड के जानवर, जो हान सेन को देख रहे थे, ने उसका ब्रेक वर्ल्ड मार्क देखा और मान लिया कि वो पूरी तरह से बाइसेमा पैदा नहीं कर रहा है। वे सब उस पर ठहाके लगाकर हंस रहे थे। ये बस शक्ति की एक परत थी। पूंछ वाले अग्नि जानवर के पास अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक जलता हुआ लाल आकाशीय शक्ति बफ था, और ऐसा लग रहा था कि लड़ाई बहुत जल्द खत्म होने वाली है। वेदना, आग मानो किसी आफत की तरह बरस रही थी। हान सेन और उसकी बर्फीली ढाल को आग की अंतहीन धाराओं में दफना दिया, जो मानो दुनिया को डराने में सक्षम थी। पूरा जलता हुआ लाल आकाश आग का नरक बन गया। सब कुछ पिघल रहा था। यह इतना डरावना दृश्य था कि हर कोई कांप रहा था। टेल फायर बीस्ट मानो आग पर काबू पाने वाला कोई देव जानवर था। उसे देखकर ही लोग डर जाते थे। ऐसा लगता था कि अगर वो चाहे तो एक झटके में आपदाएं ला सकता है और पूरी दुनिया को आग में झोंक सकता है। अगले ही पल सब जम गए।
उस अंतहीन अग्निपाश के बीच एक बर्फीली रोशनी फैल गई। आग से एक पवित्र परछाई उभरी। जब परछाई गायब हुई तो देखा जा सकता था कि झुलसती आग जम गई थी। वो एक बर्फ की मूर्ति की तरह थी जो हवा में तंबुओं जैसी दिख रही थी। ये कैसे मुमकिन है? ब्रेक वर्ल्ड के कई जानवर हैरान रह गए। उन्होंने अविश्वास भरी नजरों से हान सेन को देखा। 60% ब्रेक वर्ल्ड रेट वाला एक आदमी 90% ब्रेक वर्ल्ड रेट वाले दुश्मन से मुकाबला कर रहा था। इसके बावजूद वो एक कमजोर तत्व का इस्तेमाल कर रहा था और टेल फायर बीस्ट द्वारा पैदा की गई आग को भी रोक सकता था। इस पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। हालांकि ब्रेक वर्ल्ड की दर वास्तविक शक्ति नहीं थी, फिर भी लड़ाकों के स्तर में अंतर था। इसके अलावा तत्व कमजोर थे। यह विश्वास करना मुश्किल था कि कोई कमजोर चीज किसी ऊंची चीज को हरा सकती है। पूंछ वाले अग्नि जानवर की पुतलियां छोटी हो गईं। वो पागलों की तरह दहाड़ने लगा। जलते हुए लाल आकाश में आग फूटने लगी। हान सेन पर हमला करने आ रही आग और भी भड़क उठी। हान सेन ठंडा लग रहा था। वो साफ और बर्फीला लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो धरती से आया कोई प्राणी हो। बर्फ जैद शक्ति अग्नि शक्ति से लड़ रही थी। इसने दो दुनियाओं को अलग कर दिया। हान सेन के सामने सिर्फ आग की एक दीवार थी। ये लावा की आग थी। उसके पीछे बर्फ और जैड का एक जमा हुआ रास्ता था। अलग अलग स्तरों वाली दो शक्तियां आपस में टकरा गईं। कोई भी दूसरे से बड़ा साबित नहीं हो सका, जिससे समय वहीं रुक गया। किसी दूर ग्रह पर धातु से बना एक देव मंदिर था। यह एक जंगल और एक नदी के पास था। नदी के किनारे एक चट्टान पर एक महिला बैठी थी। उसके गोरे पैर पानी में लटक रहे थे। वह खुशी खुशी पानी में लात मार रही थी और छींटे मार रही थी। नदी से ज्यादा दूर नहीं, एक सफेद बालों वाला आदमी खड़ा था। वो अलाव की लौ पर मछलियां पका रहा था। औरत ने अपना जबड़ा पकड़ा और ऊपर देखा। उसने देखा कि टेल फायर बीस्ट हान सेन से लड़ रहा है। उसने अपने होंठ ऊपर उठाए और कहा, कितना मूर्ख है, इतना समय हो गया है और उसने शीत सूत्र का अभ्यास सिर्फ इसी स्तर तक किया है। सफेद बालों वाला आदमी मुस्कुराया। वो शीत सूत्र का अभ्यास करने वाला व्यक्ति है। बस गनीमत है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसके लिए यह अभ्यास करना आसान नहीं है। महिला खुश नहीं थी, चाहे उसका शरीर कैसा भी हो। अगर उसने मेरा शीत सूत्र लिया है तो उसे उसमें महारत हासिल करने की पूरी कोशिश करनी होगी। सफेद बालों वाला आदमी हंसा और कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि इस महिला का व्यक्तित्व कैसा है। ऐसा नहीं था कि उसे हान सेन का अभिनय पसंद नहीं आ रहा था। वो बस यही चाहती थी कि हान सेन और बेहतर करे। कितना मूर्ख है, ये शीत सूत्र है। इसने इसके साथ क्या किया? ये तो छोटी सी आग भी नहीं बुझा सकता। ये तो मुझे बेवकूफ बना रहा है। औरत ने फिर शिकायत की। फिर भी जब उसने आंखें मूंद ली तो ऐसा लगा जैसे कोई हल्की सी मुस्कान आ रही हो। सफेद बालों वाले आदमी ने पूछा, अगर तुम उससे इतनी ही नफरत करते हो तो उसे यहाँ क्यों नहीं बुलाते? शायद तुम उसे सच्चा शीत सूत्र सिखा सको। महिला ने सिर हिलाया और आह भरी। अब कोई बात नहीं, पानी बहुत गंदा हो गया है। बेहतर होगा कि हम इसे अब और न छुएं। सफेद बालों वाले आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। मछली पकाने के बाद उसने उसे औरत को दे दिया। महिला ने मछली स्वीकार कर ली और एक टुकड़ा खाया। वह हान सेन को युद्ध करते हुए देखने लगी। खाते हुए उसने कहा, वह जिस शीत सूत्र का अभ्यास करता है वह अजीब है। यह मेरे शीत सूत्र से अलग है। भले ही उसने कोई शॉर्टकट लिया हो, मुझे आश्चर्य है कि जब वह इसका अभ्यास अपने चरम स्तर पर करेगा तो वह कैसा होगा। सफेद बालों वाले उस आदमी ने कहा, एक ही जीनो आर्ट का नतीजा अलग अलग होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन करता है। इसके अलावा पुरुष और महिलाएं अलग अलग होते हैं। इसका अलग होना स्वाभाविक है। महिला ने सफेद बालों वाले आदमी की ओर देखा और पूछा, तो अगर वो और मैं अधिकतम अभ्यास करें तो किसका शीत सूत्र अधिक मजबूत होगा? बेशक तुम्हारा ज्यादा मजबूत होगा। सफेद बालों वाले आदमी ने जवाब देने में जरा भी संकोच नहीं किया और बोलते हुए वो बहुत गंभीर लग रहा था। औरत ने मुंह फुलाकर आंखें घुमाई। अब तुम मुझे सच सच जवाब दो, झूठ मत बोलो। सफेद बालों वाला आदमी हंसा और बोला, मैं सच कह रहा हूं। अगर बात सिर्फ शीत शक्ति की होती तो मुझे लगता है कि आपकी शक्ति ज्यादा बेहतर होती। रुचि की बात करें तो मुझे लगता है कि उनका संशोधित शीत सूत्र ज्यादा दिलचस्प साबित हो सकता है। दिलचस्प से तुम्हारा क्या मतलब है? औरत ने पूछा। उसने असमंजस से उस आदमी को देखा। उसे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि उसका क्या मतलब है। अनजान चीजें हमेशा दिलचस्प होती हैं क्योंकि उनमें अनगिनत संभावनाएं होती हैं। सफेद बालों वाले आदमी ने कहा, कोई भी आगे क्या है ये देखकर नतीजे का अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए अनजान को देखकर हमेशा आशा की किरण जगती है।
सफेद बालों वाला आदमी अजीब लग रहा था जब उसने आगे कहा, ऐसे ही। जब सफेद बालों वाला आदमी बोला तो जलते हुए लाल आकाश की शक्ति में बदलाव दिखाई देने लगा। हान सेन की बर्फ ज़ेड शक्ति अचानक कम हो गई। बर्फ ज़ेड ढाल भी छोटी हो गई। दोनों के बीच संतुलन का गतिरोध टूट गया। पागल आग हान सेन के पवित्र शरीर को ढकने के लिए नीचे उतरी। देख रहे जीव हैरान रह गए। उन्हें लगा कि टेल फायर बीस्ट ने फायदा उठाकर हान सेन को हरा दिया है। ब्रेक वर्ल्ड के जानवर इतने उत्साहित थे कि दहाड़ने लगे। जीनो ब्रह्मांड के जीव भयानक लग रहे थे। अगर जीनो ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर अभिजात वर्ग हार गए तो उनके पास कोई मौका नहीं बचेगा। क्या सान म्यू और बावर ठीक हैं? किन बाई ने चिंता से पूछा। जब सबकी भावनाएं अजीबोगरीब थीं, तभी कुछ अजीब हुआ। आग के समंदर में एक भंवर उभर आया। उस भंवर में ढेर सारी आग भर गई। सभी को तुरंत ही भंवर के अंदर हान सेन का पवित्र शरीर दिखाई देने लगा। यह उससे थोड़ा अलग था जिसकी वे पहले कल्पना कर रहे थे। हान सेन ज्वाला की शक्ति से पिघला नहीं था, बल्कि वो बहुत अजीब हो गया था। उसके शरीर का बाहरी हिस्सा बर्फ के क्रिस्टल की एक ढाल से ढका हुआ था, लेकिन ये ढाल एक अजीब पेंचदार चीज में बदल गई थी जो हान सेन के शरीर के बाहर लटके हुए समुद्री शंख जैसी लग रही थी। पागल आग समुद्री शंख की ढाल के अंदर चली गई। वो समुद्री शंख के आकार का अनुसरण करती हुई अंदर जा रही थी, मानो कोई पेंच अंदर जा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कई अग्नि ड्रैगन हान सेन के शरीर को घेरे हुए अजीब तरह से नाच रहे हों। अग्नि शक्ति अंदर जाती रही। इसने ढाल में मौजूद अग्नि भंवर को और तेज कर दिया। अग्नि की गति सीमित थी और उसे बर्फ ज़ेड शक्ति नियंत्रित कर रही थी। उसका द्रव्यमान दबने वाला था। इसने एक अजीब भंवर पैदा कर दिया। ये हान सेन के शरीर के पास नहीं पहुंच पा रहा था। देखते हैं तुम कितना सह सकते हो। ये दृश्य देखने के बाद पूंछ वाला अग्नि जानवर रुका नहीं। वो ठंडी हंसी हंसा और हान सेन पर और भी ज्यादा तेजी से आग बरसाने लगा। जलते लाल आकाश में आग के अलावा कुछ भी नहीं था। वो हान सेन की समुद्री शंख ढाल को तोड़ने वाला था। पारदर्शी समुद्री शंख ढाल पर और भी आग लग गई। पूरा समुद्री शंख लाल क्रिस्टल से बनी मूर्ति की तरह लाल हो गया। अंदर की आग लाल और जल रही थी। लपटें सफेद और सुनहरी लग रही थी। ये देखकर दर्शक चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि शायद ढाल आग से पिघल गई होगी। फिर भी हान सेन का चेहरा पहले जैसा ही स्थिर और स्थिर था। उसकी स्थिति खतरनाक लग रही थी, लेकिन उतनी खतरनाक नहीं जितनी दूसरों ने सोची होगी। उसने समुद्री शंख के खोल में कुछ पाइपों को अलग करने के लिए सफेद भेड़ परी की खोखली संरचना का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर सिर्फ एक ही आग हो। दरअसल वो आग के कई अलग अलग रास्तों में बटी हुई थी। इस प्रक्रिया के दौरान उसे दबाने के लिए आत्म प्रभाव शक्ति का इस्तेमाल किया गया। बेशक ये तो बस पहला कदम था। हान सेन आखिरकार आग पर काबू पाना नहीं चाहता था। जब पूरा समुद्री शंख बैंगनी और सफेद हो गया तो हान सेन की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी। उसने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाई। समुद्री शंख ऊपर उठकर अंतरिक्ष में छोटा होता गया। हान सेन के हाथों में वो संगमरमर के आकार का समुद्री शंख बन गया। उस छोटे से समुद्री शंख की आग में दमन का एक बहुत ही गहरा भाव था। हान सेन ने पूंछ वाले अग्नि जानवर की ओर देखा और समुद्री शंख को अपने अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच रखकर पूंछ वाले अग्नि जानवर पर फेंका। पूंछ वाले अग्नि जानवर ने समुद्री शंख के अंदर की भयानक ज्वाला शक्ति को महसूस किया, लेकिन वो डरा नहीं। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए पूछा, क्या तुम इस शक्ति का इस्तेमाल मुझे हराने के लिए करना चाहते हो? तुम इतने भोले हो कि यह मान ही नहीं सकते कि यह संभव है। अगर तुम अपनी ज्वाला शक्ति को इसमें पूरी तरह से लगा भी दो तो भी जब तक यह अग्नि शक्ति है, यह मेरी बात मानेगा। चाहे यह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुमने जो किया है उससे मुझे ही मदद मिली है। ये तुम्हें मारने के लिए भी काफी है। उसके बाद पूंछ वाले अग्नि जानवर ने एक और भयानक आग उगली। वो समुद्री शंख को तोड़कर उसके अंदर की अमर दमनकारी आग को बाहर निकालने वाला था। वो उस आग का इस्तेमाल हान सेन को जलाने के लिए करने वाला था। अज्ञानी होना डरावना है, सिर्फ हाथ पैर और ताकत के साथ कितना मूर्ख। हान सेन ने ठंडेपन से टेल फायर बीस्ट को देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। वेदना अग्नि बाण ने समुद्री शंख पर वार किया। अग्नि बाण की शक्ति ने अंदर की आग को बाहर से ही भड़का दिया। समुद्री शंख अचानक फूट पड़ा। उसमें से बैंगनी सफेद आग निकली और आसपास की हर चीज को जलाकर राख कर दिया। हान सेन और टेल फायर बीस्ट आग में भीग गए। इंसान कितने भोले होते हैं, एक डरावने ब्रेक वर्ल्ड जानवर ने प्रदर्शनी को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। वो टेल फायर बीस्ट को मारने के लिए दमनकारी आग का इस्तेमाल करना चाहता है।
क्या उसे नहीं पता कि बर्निंग रेड स्काई का नेता टेल फायर बीस्ट एक अग्नि देवता है? कोई भी आग उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कई शक्तिशाली जीवों को भी लगा कि हान सेन ने गलत हुनर इस्तेमाल किया है। जलते लाल आकाश के नेता के सामने आग बेकार थी। आग को दबाना स्थिर नहीं था। अचानक एक डरावनी शक्ति निकली जो तुरंत गायब हो गई। जब बैंगनी और सफेद आग को दबा दिया गया तो हर कोई ये देखने में सक्षम हो गया कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा था। हान सेन अभी भी जमीन पर सुरक्षित खड़ा था और बाओ एर को पकड़े हुए था। उसके शरीर के बाहर एक समुद्री शंखढाल थी। उसने आग को उसके अंदर घुमाने का निर्देश दिया। इसने विस्फोटक प्रभाव को आधा कम कर दिया। जब वो हवा में था तो पूंछदार अग्नि जानवर में कई छेद हो गए थे। जानवर का लावा जैसा खून बह रहा था। उसकी आंखें धुएं से भरे छेदों में बदल गई थीं। ये कैसे संभव था? कई डरावने जीव अविश्वास से देख रहे थे। तांग जेनेलियू हंसते हुए बोल पड़ा, आह, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे उन बेवकूफ ब्रेकवर्ल्ड के जानवरों की बुद्धि बहुत कम है। क्या उन्हें कुछ नहीं पता? क्या उन्हें गोली का सिद्धांत समझ नहीं आ रहा? असली जानलेवा आग उसके विस्फोट की ऊर्जा नहीं है, बल्कि ऊर्जा से प्रेरित पदार्थ है। पूंछ वाले अग्नि जानवर से बहुत सारा खून बह रहा था जो लावा जैसा लग रहा था। वो दहाड़ रहा था, मानो एक और आग का तूफान खड़ा करना चाहता हो। दहाड़ते हुए उसका शरीर ढह गया। उसके शरीर के हर छिद्र से खून की धार बह निकली। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत ज्वालामुखी एक साथ फूट रहे हों। धमाका, धमाका! पूंछ वाले अग्नि जानवर का विशालकाय शरीर गिर पड़ा। वो गर्म लावा के समुद्र में गिरा और उसमें डूब गया। कई डरावने जीव ये सब देखकर स्तब्ध थे। तभी लावा से एक रोशनी निकली और हान सेन के सामने आ गई। यह एक रहस्यमयी जादू था। यह वह निशान था जो कुछ क्षण पहले टेल फायर बीस्ट के माथे पर था। ये जलते हुए लाल आकाश की इच्छा का प्रतीक था। यह आकाश के नेता का निशान था। अब जब वो हान सेन के सामने आ गया था तो सबको समझ आ गया कि क्या हो रहा है। हान सेन टेल फायर बीस्ट की जगह बर्निंग रेड स्काई का नया मालिक बन गया था। ब्रेकवर्ल्ड जानवर का शिकार, अल्टीमेट टेल फायर बीस्ट, ब्रेकवर्ल्ड जीन मिला। हान सेन के दिमाग में एक घोषणा गूंजी। हान सेन ने आकाश नेता के निशान को देखा। उसने अपना हाथ उठाया और निशान को अपनी हथेली पर उभरने दिया। निशान उसकी त्वचा में समा गया। जब ये सब हो गया तो जलते हुए लाल आकाश की अग्नियां भड़क उठी। हालांकि उन्होंने हान सेन को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश और जमीन प्रशंसा में पटाखे छोड़ रहे हों, मानो वे किसी नए अग्निनायक के जन्म का जश्न मना रहे हों। जीनो टैबलेट की वीडियो स्ट्रीम वहीं खत्म हो गई। लीडरबोर्ड पर नई रैंकिंग आ गई थी। 15वें आसमान पर नाम अभी भी चमक रहे थे। हालांकि टेल फायर बीस्ट का नाम अब वहां नहीं था। 15वें आकाश के नेता हान सेन शब्दों की वह पंक्ति मुख्य और विपरीत ब्रह्मांडों में चमक उठी। इसने अनेक प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया। जीनो ब्रह्मांड की सभी प्रजातियां खुश थीं। आखिरकार जीनो ब्रह्मांड के एक प्राणी ने नेता का पद प्राप्त कर लिया। ये भी एक अन्य नेता का वध करके ही संभव हुआ। जीनो ब्रह्मांड के सभी प्राणी इस बात से बहुत खुश थे। कितना डरावना आदमी है! उसकी ब्रेकवर्ल्ड दर सिर्फ 60% है और उसने टेल फायर बीस्ट को आसानी से मारने के लिए बस एक साधारण हुनर का इस्तेमाल किया। कई ब्रेकवर्ल्ड बीस्ट इस बात को लेकर दुविधा में थे। हान सेन की लड़ाई ने कई कमजोर ब्रेकवर्ल्ड के जानवरों को कमजोर होते हुए भी ताकतवरों को परास्त करने की उम्मीद जगाई। उन्हें यह भी पता था कि वे हान सेन की तरह सीधे तौर पर ऐसा नहीं कर सकते। हान सेन ने पूंछ वाले अग्नि जानवर का टूटा हुआ शरीर खोदकर निकाला। उसका शरीर जख्मों से भरा था, लेकिन फिर भी क्रिस्टल जैसा था। उसका मांस लाल, जले हुए स्टील जैसा था। कोई भी देख सकता था कि वह कितना मजबूत था। दुनिया तोड़ने वाले जीन को खोदकर उसने शव को छोटी उड़ने वाली मछली और छोटी बिल्ली को दे दिया। हान सेन ने दुनिया तोड़ने वाले जीन को निगल लिया। टेल फायर बीस्ट एक ब्रेकवर्ल्ड बीस्ट था जिसकी ब्रेकवर्ल्ड दर 95% या उससे ज्यादा थी। इसने हान सेन के ब्रेकवर्ल्ड जीन टैली को 8 गुना बढ़ा दिया था, इसलिए मेहनत का इनाम बहुत कम नहीं था। बाओ एर, ये तुम्हारे लिए है। हान सेन बाओ एर को एक निर्जन क्षेत्र में ले गया। उसने बर्निंग रेड स्काई के नियमों को छिपाने के लिए अपने बर्निंग रेड स्काई नेता की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने लौकी का बीज निकाला और बाओ एर को दे दिया। बाओ एर की आंखें हान सेन और उसके द्वारा दिए जा रहे लौकी के बीज को देखकर चौड़ी हो गईं। वो उलझन में पड़ गई और पूछा, पापा, यह क्या है? ये चीज मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? मुझे ये लौकी की बेल पर मिला था। तुम लौकी से आए हो तो शायद ये तुमसे संबंधित हो। हान सेन ने बाओ एर को गॉड कैओस पार्टी के पुराने नेता के बारे में नहीं बताया।
हालांकि गॉड कैओस पार्टी लीडर की आत्मा जा चुकी थी, बाओ एयर को ये सब बताना शायद उसे परेशान कर सकता था। उसके लिए यही बेहतर था कि वो कुछ न कहे। धन्यवाद पिताजी। बाओ एयर ने खुशी से लॉकी के बीज स्वीकार कर लिए। लॉकी का बीज जो हान सेन के हाथों में सामान्य लग रहा था, बाओ एयर के हाथों में आते ही अजीबोगरीब बदलाव दिखाने लगा। ऐसा लगा जैसे बीज में जान आ गई हो। वो तेजी से बढ़ा और लॉकी की बेल बन गया। उसने बाओ एयर को घेर लिया। हान सेन ने कोई दखल नहीं दिया। वो बस देखता रहा। अगर उस लॉकी की बेल ने बाओ एयर के साथ कुछ भी गलत किया तो वो उसे नष्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। जैसे जैसे बाओ एयर ने खुद को लॉकी के उपचार के अधीन किया, वो बहुत खुश दिख रही थी। उसके चारों ओर लॉकी की बेल बढ़ती जा रही थी। यह एक जीवित चीज की तरह थी जो अपने आप बढ़ सकती थी और बाओ एयर के शरीर को बेल से ढके कवच का रूप दे सकती थी। जब बेल का कवच तैयार हुआ तो लॉकी की बेल मुरझाने लगी। पत्तियां गिरकर बिखरती हुई धूल की तरह लग रही थी। हरी बेलें सूखी लग रही थी। वे पीली से भूरी और भूरी से धूसर और काली हो गईं। जैसे जैसे बेल का कवच बदलता गया, वो धूसर बेल का कवच बन गया। ये बाओ एयर के छोटे से शरीर को पूरी तरह से ढक लेता था। ये बहुत नाजुक लग रहा था, मानो इसे दर्जी ने बनवाया हो। बाओ एयर ने उसके साथ चलने की कोशिश की। बेल के कवच ने उसकी चाल पर कोई असर नहीं डाला। वो बहुत हल्का था। ये बेल कवच दिलचस्प है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे सुन सकती हूँ। बाओ एयर ने अपना हाथ हिलाया और बेल कवच उसके चारों ओर तैरने लगा। वो एक बेल का हथौड़ा बन गया। बाओ एयर लगातार रूप बदलती रही। बेल का कवच उसकी इच्छानुसार बदलता रहा। वह चाकू, भाला, तलवार या चाबुक में बदल गया। वो आसानी से कुछ भी बन सकता था। वो गैटलिंग बंदूक भी बना सकता था। उसने हान सेन को जड़ कर दिया। बाओ एयर, खिलवाड़ बंद करो, हान सेन ने कहा। देखते हैं कि यह चीज वाकई काम करती है या नहीं। उसे बेल के कवच में किसी विशेष शक्ति का आभास नहीं हो रहा था। उसे बस एक उपस्थिति का एहसास हो रहा था जो काले क्रिस्टल कवच से काफी मिलती जुलती थी। हालांकि ये थोड़ा अलग था। यह अज्ञात था कि इसके अंदर किस प्रकार की शक्ति निवास करती थी। ये कुछ ऐसा था जो गॉड कैओस पार्टी लीडर अपनी बेटी के लिए छोड़ गई थी। यह शायद कुछ खास था, इसलिए हान सेन बेल कवच की असली ताकत देखने के लिए बेताब था। बाओ एयर ने एक पल रुककर सोचा। फिर उसने बेल के कवच को एक बड़े बेल के हथौड़े में बदल दिया। उसने अपने पास एक पत्थर पटका। वेदना। बेल के हथौड़े ने बड़े पत्थर पर जोरदार प्रहार किया। जोरदार आवाज हुई। हान सेन की आंखें चौड़ी हो गईं। बेल के हथौड़े की ताकत के कारण उसकी आंखें पूरी तरह से खुली नहीं थीं। पत्थर नहीं टूटा। उसने हथौड़े को वापस उछाल दिया। बाओ एयर सिर के बल गिर पड़ी। उसका नितंब जमीन पर गिर गया और उसका छोटा सा सिर इधर उधर लुढ़क गया। उसे चक्कर आ रहा था। हे भगवान, गॉड कैओस पार्टी ने जरूर हमें धोखा दिया होगा। वो अपनी बेटी के लिए इतनी बेकार चीज क्यों छोड़ गई? हान सेन हंसना चाहता था। हान सेन को पता था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। गॉड कैओस पार्टी लीडर अपनी बेटी के लिए कोई बेकार चीज नहीं छोड़ेगी। बाओ एयर ने सिर हिलाया। वो खड़ी हो गई और थोड़ी सी पागल सी लग रही थी। उसने हथौड़ा उठाया और अपने सामने पड़े पत्थर को तोड़ने के लिए और भी जोर लगाया। एक जोरदार आवाज हुई। पत्थर पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ। बेल का हथौड़ा बाओ एयर के हाथ से छूट गया। जमीन से टकराया, कुछ बार उछला और फिर रुक गया। हान सेन और बाओ स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार इतना बेकार हथियार देखा था। बाओ र ने इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया तो एक साधारण स्टील की तलवार भी चट्टान को दो टुकड़ों में काट सकती थी, लेकिन बेल के हथौड़े ने उस पर कोई निशान तक नहीं छोड़ा। बाओ एयर खुद को रोक नहीं पाए और बेल के हथौड़े को वापस बुला लिया। उसने उसे चाकू, तलवार, भाले और त्रिशूल में बदल दिया। उसने उसके सभी रूप आजमाए, लेकिन नतीजा हमेशा एक ही रहा। बेल, जो कभी बहुत शक्तिशाली दिखती थी, अब पत्थर को भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। इस चीज के साथ क्या हो रहा है? हान सेन जानता था कि हो सकता है कि बाओ र को अभी तक इसका सही इस्तेमाल करने का तरीका नहीं मिला हो, इसलिए उसने बाओ र से इसे किसी और समय आगे की रिसर्च के लिए रखवा दिया। बाओ एयर ने पागलों की तरह बेल को जमीन पर पटक दिया, लेकिन बेलों ने उसे फिर से घेर लिया। ये बेल का कवच बन गया जिसने बाओ एयर के शरीर को ढंक लिया। बाओ, तुम वापस जाओ। मेरी इजाजत के बिना 33 आसमानों में दोबारा मत आना। हान सेन ने बाओ, छोटी बिल्ली और छोटी उड़ने वाली मछली को उठाया और उन्हें 33 आसमानों से बाहर भेजने के लिए तैयार हो गया। वो बनिंग रेड स्काई का नेता था। वो जब चाहे लोगों को बनिंग रेड स्काई से बाहर निकाल सकता था, यानी वो वहां से जा भी सकता था।
हान सेन के जाने से पहले जलते हुए लाल आकाश में अचानक एक डरावनी उपस्थिति प्रकट हुई। ये दमन नर्क जैसा था। यह एक समुद्र की तरह था। इसने पूरे जलते हुए लाल आकाश को ढक लिया। हान सेन का चेहरा बदल गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन यह एक डरावना दमन था। उसने ऐसा अक्सर नहीं देखा था। ये शक्ति बता रही थी कि जिसके पास ये शक्ति थी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जब हान सेन ने देखा कि कौन आया है तो उसका चेहरा बदल गया। कोई कह सकता था कि उसका चेहरा बहुत उदास लग रहा था। आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतर रही थी। सफेद शाही वस्त्र पहने एक गोरी महिला प्रकट हुई। वह मानो किसी देवदूत की तरह धरती पर उतरी हो। वह मानो किसी पवित्र देवी की तरह ईश्वरीय लोकों से उतरी हो। हान सेन ने उसे पहचान लिया। वह गोरी वानर थी, लेकिन उसने वानर को काले बालों वाली बना दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह फिर से गोरी क्यों हो गई। गोरी वान एर और उसकी ठंडी आंखों को देखकर हान सेन को पता चल गया कि वह मुसीबत में है। किंग शियू, वो कमीना। उसने वानर को फिर से एक ठंडी जानलेवा मशीन बना दिया। क्या उसे नहीं पता कि वानर काले बालों में सबसे ज्यादा खुश रहती है। हान सेन जानता था कि किंग शियू ने वानर को फिर से गोरा बनाने के लिए कुछ किया है। वह बहुत नाराज था। साथ ही हान सेन अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। मिस्टर वाइट ने कहा था कि 33 आसमानों में मुझे बुरी किस्मत का सामना करना पड़ेगा। क्या उस मुसीबत का वानर के आने से कोई लेना देना है? गोरी वान र ने जरा भी भावना नहीं दिखाई, मानो वह उन्हें व्यक्त ही नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें बहुत ठंडी थीं, मानो उसने कुछ देखा ही नहीं। जब उसने हान सेन की तरफ देखा तो मानो उसका ध्यान उस पर था ही नहीं। वान र। हान सेन ने धीरे से उसका नाम पुकारा, लेकिन वह देख सकता था कि वान र के भावशून्य चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह जानता था कि गोरी वान र उसे उतना पसंद नहीं करती जितना काले बालों वाली वान र। वानर का शरीर सोने की आग से लिपटा हुआ था। उसके सुनहरे बाल सीधे थे। वह एक देवदूत देवी से एक डरावनी राक्षसी स्त्री में बदल गई थी। हान सेन चौंक गया। इस बार गोरी वान एर पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसके पास जो शक्ति थी वह अब भी उल्टी सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी थी जो दुनिया को तोड़ नहीं पाई थी। उसके उल्टी सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी में हान सेन को एक जानी पहचानी शक्ति का एहसास हुआ, एक ऐसी शक्ति जो काले क्रिस्टल कवच से काफी मिलती जुलती थी। वान एर ने हान सेन की तरफ देखा। फिर उसने अपनी बाहें ऐसे उठाईं जैसे वह न्याय का कोई तलवार चला रही हो। उसने तुरंत हान सेन की ओर वार किया। उसकी बाहों से एक सुनहरी लॉ ब्लेड की तरह निकली। जब वह कटी तो मानो सोने की सजा हो। वह अचानक सारे नियम तोड़कर हान सेन के सिर पर जा गिरी। हान सेन ने अपनी इंच ग्रे तलवार निकाली और अपने विदेशी युद्ध शरीर का इस्तेमाल किया। इंच ग्रे तलवार का ब्लेड वानर की सुनहरी रोशनी से टकराया। इससे एक भयानक ध्वनि विस्फोट हुआ। हान सेन ने अपनी इंच ग्रे तलवार को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसे पीछे धकेल दिया गया जिससे उसके पैरों ने धरती में 100 मील लंबी खाई खोद दी। उसका चेहरा बदल गया। वानर, किन शिया ने तुम्हारे साथ क्या किया? वह समझ गया कि वानर ने जो प्रहार किया था वह सिर्फ उल्टे सुपर गॉड स्पिरिट शरीर की शक्ति नहीं थी। उसमें काले क्रिस्टल कवच की शक्ति थी। काले क्रिस्टल कवच की शक्ति के बढ़ने के बावजूद वानर का उल्टा सुपर गॉड स्पिरिट शरीर दुनिया को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ था, लेकिन उसके पास एक ऐसी युद्ध शक्ति थी जो दुनिया को तोड़ने वाले किसी भी प्राणी से कहीं ज्यादा डरावनी थी। यदि टेल फायर बीस्ट जीवित भी होता तो वह इस शक्ति का सामना नहीं कर पाता। वान एर कुछ नहीं बोली। वह हान सेन के सामने एक हत्या मशीन की तरह टेलीपोर्ट हुई और उस पर टूट पड़ी। हान सेन का शरीर विदेशी युद्ध शक्ति से फट पड़ा। इंच ग्रे तलवार चमक रही थी। उसने वान अ से लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे हार का सामना करना लगभग तय लग रहा था। वान एर अपनी शक्ति का इस्तेमाल लड़ने के लिए कर रही थी। इस तरह की लड़ाई हान सेन के शरीर की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। कोई भी इसमें बढ़त हासिल नहीं कर पाता। उनकी लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां उनके दिमाग को अब सोचने की जरूरत नहीं रही। तलवार की रोशनियां और सुनहरी रोशनियां एक दूसरे को काटती रहीं। हालांकि वे एक ही हुनर इस्तेमाल कर रहे थे, हान सेन की ताकत वानर से ज्यादा नहीं थी। वह साफ तौर पर नुकसान में था। हालांकि हान सेन के कौशल वानर से बेहतर थे। जीत न पाने के बावजूद उसने अपनी पूरी कुशलता का इस्तेमाल हार से बचने के लिए किया। वह लड़ाई जारी रख सकता था, लेकिन हान सेन को साफ महसूस हो रहा था कि समय के साथ लड़ाई में वानर की ताकत और भी मजबूत होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर पवित्र सुनहरे प्रकाश में नहा रहा हो।
उसके दिव्य शरीर का हर इंच दिव्य प्रकाश छोड़ रहा था। हर बार जब उनके हमले आपस में जुड़ते तो ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर की चमक और भी तेज हो जाती थी। किन शियू ने उसके साथ क्या किया? उसके शरीर में काले क्रिस्टल कवच की शक्ति क्यों है? हान सेन ने जोर से पूछा। वह जानता था कि काला क्रिस्टल कवच वाकई अद्भुत है, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि काले क्रिस्टल कवच पर कब्जा कैसे किया जाए और उसका स्वामित्व कैसे लिया जाए। जब काला क्रिस्टल कवच हान सेन का था तो वह जेनोजेनिक मोड में तभी शामिल हो सकता था जब वह उसकी मदद लेता था। इसमें एक अजीब बात थी। काले क्रिस्टल कवच की शक्ति जेनोजेनिक जीवों और जीन प्रजातियों पर तो काम करती थी, लेकिन इंसानों पर यह कभी ज्यादा काम नहीं करती थी। अगर हान सेन ने इसे निगल भी लिया तो भी इसकी शक्ति उसके विकास में मददगार नहीं हुई। इसका एकमात्र फायदा हान सेन को जीन्स की कहानी का अभ्यास करने में मदद करना था और बस। अगर काला क्रिस्टल कवच वही था जिसका जिक्र ब्रॉडकास्ट पार्टी लीडर ने किया था, तो किन शियू काले क्रिस्टल कवच का इस्तेमाल क्यों कर सकता है? क्या वह वाकई वही ह्यूमन अल्फा है जिसका जिक्र ब्रॉडकास्ट पार्टी लीडर ने किया था? हान सेन को कुछ समझ नहीं आया। डोंग! हान सेन ने वानर के अगले हाथ के वार को रोक दिया। वह हवा में गिर पड़ा, इंच ग्रे तलवार पकड़े हुए, जो जवाब में कांप रही थी। उस आखिरी वार का असर बहुत ज्यादा तेज था। कुछ ही मिनटों तक चली उनकी लड़ाई में वानर की शक्ति और भी बढ़ती जा रही थी। उसकी ताकत अभी भी बढ़ रही थी। बाओ र, वहां मेरा इंतजार करो। हान सेन ने बाओ र को जाने दिया। उसे इस लड़ाई में शामिल होने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी थी। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उस पर आने वाली विपत्ति की भविष्यवाणी सच हो सकती थी। बाओ एर को हान सेन ने एक तरफ उछाल दिया। छोटी उड़ने वाली मछली और छोटी बिल्ली उसके साथ चल दिए। बाओ एर छोटी उड़ने वाली मछली के बड़े संस्करण पर सवार होकर छोटी बिल्ली को पकड़े हुए उसे देख रही थी। हान सेन के दोनों हाथों ने इंच ग्रे तलवार का हैंडल पकड़ लिया। उसकी आंखें मानो फैल रही थीं। उसकी आंखों के नीचे पूरी दुनिया अब विभिन्न पदार्थों का मिश्रण थी। उसने अपनी तलवार को चाकू की तरह इस्तेमाल किया और अंडर द स्काई नाइफ कौशल का इस्तेमाल किया। अंडर द स्काई के साथ सब कुछ शतरंज का मोहरा था। हान सेन ने लड़ाई पर अपनी प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया। उसका दिमाग पागलों की तरह घूमने लगा। तलवारें और इंसान, इंसान और जमीन, जमीन और आसमान, सब एक हो रहे थे। खेल में वो इंसान पूरी स्थिति को प्रभावित करने के लिए खुद को एक आधार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। हान सेन का चाकू चलाने का हुनर गड़बड़ लग रहा था। आखिरकार हान सेन का चाकू वान एर की कमजोरियों पर नहीं चला। उसके निशान और हरकतें अजीब लग रही थीं। एक आम आदमी यही सोचता कि हान सेन बस मजाक कर रहा है। ये चाकू कौशल 33 आसमानों में था। किन शियाओ देख रहा था और बोला, दिलचस्प चाकू कौशल, लेकिन ये चाकू कौशल केवल एक बार ही रोक सकता है। वह वान एर को नहीं हरा सकता। हमारी दुश्मनी वान एर की भागीदारी से ही सबसे अच्छी तरह सुलझ सकती है। जब वह बात कर रहा था, किन शियू की नजर वान एर के बाएं हाथ पर पड़ी। उसने अपनी बाईं छोटी उंगली में एक काले क्रिस्टल की अंगूठी पहनी हुई थी। उससे कोई रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। हान सेन के हाथ में इंच ग्रे तलवार घूम रही थी। पता नहीं उसने इस दौरान कितनी बार वार किया था। वह अचानक पीछे हट गया और अपनी तलवार को पागलों की तरह आगे की ओर वार करते हुए युद्धभूमि से चला गया। धमाका! जलते हुए लाल आकाश की आग भड़क उठी। अनगिनत लपटें तबाही मचाने लगीं। ये कई अलग अलग आग के चाकू बन गए जो पागलों की तरह वान एर की ओर बढ़ रहे थे। वानर की आंखें जम गईं। उसकी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। आग के सारे चाकू सुनहरी रोशनी वाली हवा में बदल गए। लेकिन आग के चाकू बहुत ज्यादा थे। आकाश और धरती आग की नदी बन गए जो बिना रुके वानर पर बरसते रहे। नष्ट हुए आग के चाकू जल्दी ही वापस लौट आए और वानर पर लगातार हमला करते रहे। हान सेन के अंडर द स्काई चाकू कौशल चरम पर पहुंच गए। बर्निंग रेड स्काई का नेता बनने की अनुमति चरम पर पहुंच गई। एक अनंत अग्नि चाकू नदी ने उन्मत्त होकर हमला किया। अपनी अश्लील शक्ति के बावजूद वानर भी चाकुओं की नदी के बीच धराशायी हो रही थी। सुनहरी रोशनी मंद पड़ गई। वान एर की सुनहरी रोशनी मंद पड़ते देख आग की धार और भी भड़क उठी। हान सेन का चेहरा फिर भी ठीक नहीं हुआ। उस दिन वह बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बेचैनी कहां से आ रही है। कच्चा! एक तेज छुरी ने वानर को ले जा रही सुनहरी रोशनी को तोड़ दिया। वह वानर के कंधे को चीरती हुई निकल गई। हर जगह खून ही खून था। वान एर के चमकदार शरीर पर खून का एक छोटा सा निशान था। अचानक आग की चाकुओं की हवाएं आसमान और जमीन को ढकने लगीं और वानर के शरीर की रक्षा कर रही सुनहरी रोशनी को तोड़ दिया।
कई चाकुओं की हवाओं ने उसके कपड़ों को चीरकर उसके शरीर पर कई छोटे छोटे निशान बना दिए। हालांकि जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे, फिर भी आग के छुराओं के वार अनगिनत थे। और भी छुराओं की बारिश हो रही थी, जिससे वान एर को कई जोरदार वार झेलने पड़े। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह और भी ज्यादा जख्मी होती जा रही थी। उसके बर्फ जैसे सफेद शाही कपड़ों पर खून लगा हुआ था। खून फूलों जैसा लग रहा था। वानर के सुपर गॉड स्पिरिट शरीर को चीरता देख हान सेन थोड़ा बेचैन होने लगा। बिना कुछ सोचे समझे उसने खुद को इंच ग्रे तलवार को और कसकर पकड़ लिया। वह वानर को घूर रहा था, कुछ देखने की उम्मीद में। हान सेन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वान एर का शरीर ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी भाप बनकर उड़ गया हो। आग के चाकू की हवा उसके शरीर से होकर गुजर गई। वान एर की परछाई आग के समंदर से गुजरकर हान सेन के सामने आ गई। उसके सारे जख्म भर गए थे और उसके कपड़े भी ठीक थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई नुकसान ही न पहुंचा हो। एक चाकू जैसा हाथ नीचे की ओर कटा हुआ आया। वान एर की परछाई फिर से ठोस हो गई थी, लेकिन हान सेन तैयार था। इंच ग्रे तलवार घुमाई गई। वह नीचे की ओर कटी और वान एर के हाथ से टकराए। डोंग! इंच ग्रे तलवार और वानर का हाथ आपस में टकरा गए। अविनाशी इंच ग्रे तलवार वानर के पतले सुनहरे रंग के जैद हाथ को काट नहीं पाई, जिसमें एक सुनहरी रोशनी थी। टकराने पर दोनों के प्रहारों से एक सुनहरी जैद ध्वनि निकली। हान सेन को ऐसा लगा जैसे कोई अजेय शक्ति उस पर तेजी से आ रही हो। उसने उसके शरीर को अंतरिक्ष में वापस गिरा दिया। उसके शरीर ने कई रुकावटों को तोड़ दिया और एक तरह का हवाई विस्फोट किया। हवा के बल से उसके सारे कपड़े उड़ गए और उसका मांसल शरीर नंगा हो गया। वह शक्ति सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी की शक्ति थी। हान सेन की आंखें मानो आग की तरह जल रही थीं। उसने वान एर की ओर देखा, जिसने एक ऐसी परछाई धारण कर ली थी जो हान सेन के सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी से बिल्कुल अलग नहीं लग रही थी। ये वह हुनर नहीं था जो सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का उल्टा था। वान एर दुनिया को तोड़ने में सक्षम नहीं है, तो वह सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी पावर का उपयोग कैसे कर सकती है? हान सेन को समझ नहीं आया। वानर ने उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। वह फिर से हान सेन पर वार कर रही थी। उसने पलटवार करने के लिए अपनी तलवार लहराई। वानर का शरीर फिर से साया बन गया। वह हान सेन के पास पहुंची और फिर से ठोस हो गई। उसने फिर से उसकी गर्दन पर वार किया। हान सेन इसके लिए तैयार लग रहा था। वह अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड में चला गया, जिससे उसका शरीर एक हल्की परछाई बन गया जो वान के वार से बच सकता था। खून बेतहाशा बह रहा था। हान सेन की गर्दन पर खून के निशान पड़ गए थे। उसका सुपर गॉड स्पिरिट शरीर वान एर के हाथ के वार से बच नहीं पाया। खुशकिस्मती से हान सेन बस यही कोशिश कर रहा था। वह हमले के जोर से बच निकला। वह कहीं भी जरूरी वार नहीं कर पाए, वरना अगर वह वार उस पर पूरी ताकत से वार करता तो हान सेन का सिर जरूर धड़ से अलग हो जाता। ये गलत है। ये बहुत गलत है। अगर वानर दुनिया को तोड़ने में नाकाम रही है, तो वह अपनी मर्जी से सुपर गॉड स्पिरिट मोड और रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट मोड के बीच कैसे स्विच कर सकती है? हान सेन तेजी से आगे बढ़ा। वह सोचते हुए वानर के हमलों से बचता रहा। वान एर, जो दोनों शक्तियों के बीच स्वतंत्र रूप से स्विच करने में सक्षम थी, और भी शक्तिशाली हो गई थी। इसके अलावा उसकी दो शक्तियां इतनी शक्तिशाली थी कि वे हान सेन के अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड का भी विरोध कर सकती थी। हान सेन की स्थिति निश्चित रूप से बदतर हो गई थी। वानर को फिर से वार करते देख हान सेन के पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। हान सेन की पलकों के नीचे ठंडक की एक हल्की सी चमक थी। उसके शरीर की उपस्थिति बदल गई। उसके शरीर से एक बहुत ही आदिम डरावनी शक्ति निकल रही थी। इसने इंच ग्रे तलवार पर एक तलवार की रोशनी पैदा कर दी। इसमें एक विनाशकारी शक्ति थी जो वानर की दिशा में फैल गई। जीन्स की कहानी का उल्टा संस्करण सबसे भयावह विनाशकारी शक्ति थी। अविनाशी इंच ग्रे तलवार और हान सेन के सुपर स्पैन कौशल के साथ ये हान सेन का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हमला होने वाला था। कच्चा इंच ग्रे तलवार वानर के हाथ पर ऐसे लगी जैसे आरी धातु पर लगी हो। चारों तरफ चिंगारियां फूट पड़ी, चारों तरफ रोशनी फैल गई। अगर कोई गौर से देखे तो उसे पता चल जाएगा कि इंच ग्रे तलवार कहाँ थी। असल में वह वानर के हाथ में नहीं थी। हान सेन ने उसके हाथ में पहनी हुई काली क्रिस्टल की अंगूठी पर निशाना साधा था। हान सेन वान एर पर काफी समय से नजर रखे हुए था। उसे लग रहा था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। आखिरकार उसने उस अंगूठी को पकड़ने का फैसला किया।
हालांकि अंगूठी ने कभी अपनी मौजूदगी का खुलासा नहीं किया था, हान सेन को पक्का पता था कि उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। आखिरकार हान सेन की इंच ग्रे तलवार से निकली तलवार की शक्ति से काली क्रिस्टल की अंगूठी टूट गई। वह किनवान की उंगली से गिर गई। वह 2 टुकड़ों में बंट गई। जब काली क्रिस्टल की अंगूठी टूटकर बिखर गई तो किनवान सदमे में आ गई। वह सदमे में वहीं खड़ी रही। उसके आसपास की सुनहरी रोशनी मंद पड़ने लगी। उसके सुनहरे बाल काले दिखने लगे। क्या ये इतनी जल्दी पता चल गया? अच्छा, कोई बात नहीं। वो वान एर का करीबी है। शायद उसे ये पहले से पता हो। किंग शियू ने मन ही मन कहा, पर उसकी नजरें नहीं हटी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही अंदाजा था कि हान सेन काले क्रिस्टल की अंगूठी तोड़ देगा। मिस्टर, क्या हमें द्वार खोलकर मिस वानर को वापस ले जाना चाहिए? आकाश राजा किन शियू के सामने आया और झुककर प्रणाम किया। वानर के बर्निंग रेड स्काई में प्रवेश करने के बाद उसने आकाश चोरी की लड़ाई का क्रम शुरू नहीं किया। स्काई किंग ने अपने 33 स्काई स्पिरिट बॉडी और शक्ति का उपयोग करके वानर को बर्निंग रेड स्काई में भेज दिया। किन शियू और स्काई किंग के अलावा केवल बर्निंग रेड स्काई के लोग ही बर्निंग रेड स्काई में घटित होने वाली घटनाओं को देख सकते थे। नहीं, किन शियू ने ठंडे स्वर में कहा। वह अभी भी आकाश राजा द्वारा खोले गए आत्मा दर्पण को घूर रहा था। उसने जलते हुए लाल आकाश में झांका। हान सेन ने सुनहरे बालों वाली वानर को काले बालों वाली वानर में बदलते देखा। वह खुश था। अचानक टूटा हुआ काला क्रिस्टल का छल्ला ऊपर उठा, काले धुएं के बादल के साथ। यह एक काला धुआं बन गया जो वानर की ओर बह रहा था। भागो! हान सेन की आंखें और हाथ तेज हो गए। उसने काले धुएं को अपनी हथेली में लिया। बर्फ जड़ के मैदान की खोखली संरचना ने काले धुएं के आने का रास्ता रोक दिया था। वेदना! अगले ही पल काले धुएं ने बर्फ जैड की ढाल को तोड़ दिया। वह वान एर के सामने आया और उसके मुंह में घुस गया। हान सेन उदास लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इसे रोकने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने हिचकिचाना बंद किया और वानर की गर्दन पर वार किया। वह इस पूरी घटना को रोकना चाहता था इससे पहले कि काला धुआं उसके पेट तक पहुंच जाए। वानर जड़ हो गई थी। उसका शरीर अजीब तरह से पीछे की ओर गिर गया। उसकी हरकतें बहुत अजीब थीं। उसका शरीर हिल नहीं रहा था। वह भूत की तरह पीछे की ओर चली गई। जैसे ही वह फिसली, हान सेन अपनी इंच ग्रे तलवार से चूक गया। जब हान सेन ने वान एर के चेहरे की ओर देखा तो उसने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। वह किसी भी भूत से ज्यादा डरावनी लग रही थी। वह अपनी आंखों के रंग से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी जब वह गोरी थी। हान सेन ने इंच ग्रे तलवार पकड़ ली। वह तलवार घुमाकर हमला करना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि वान एर की पीठ से 2 दिव्य ज्योतियां निकल रही थीं। इससे उसकी पीठ पर लगे कपड़े उड़ती हुई तितली की तरह फट गए। वे 2 सोने और चांदी की देव ज्योतियां वानर के शरीर के पीछे फैले 2 पंखों की तरह थीं। उन्होंने एक डरावनी आत्मिक ज्योति उत्पन्न की। सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी और रिवर्स सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी एक ही शरीर में मौजूद हैं, लेकिन वह दुनिया को तोड़ नहीं पाए है। फिर भी कोई संघर्ष नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? हान सेन ने वान के आसमान को झकझोर देने वाले आकाश प्रकाश पंखों को देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वान एर के शरीर पर चमकते हुए आकाश प्रकाश के पंख थे। उन हल्के पंखों की वजह से उसके शरीर का एक हिस्सा सुनहरी आभा से चमक रहा था, जबकि उसका बाकी आधा हिस्सा बर्फ की तरह सफेद था। उसकी आंखें, जो काली पुतलियों से घिरी हुई थीं, अब हान सेन को घूर रही थीं। वे अजीब तरह से भूत जैसी लग रही थीं। क्या किन शियू पागल है? उसने वानर के साथ क्या किया? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। किन शियू जिस तरह वानर से प्यार करता था, उसे देखते हुए उस आदमी को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था जिससे वानर पर बुरा असर पड़े। वानर के साथ अब जो हो रहा था वह बहुत ही अजीब था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किन शियू वानर को ऐसा क्यों बना रहा है। हान सेन को पता नहीं था कि जब से उसने वानर को काले बालों वाली बना दिया था, वानर को हान सेन की बहुत याद आ रही थी। वह हान सेन की अनुपस्थिति में भी उसकी खूब तारीफ करती रहती थी। किन शियू ने उससे इस बारे में कुछ नहीं कहा। वह वान एर के प्रति बहुत कोमल रहा, लेकिन फिर भी उसने उसे फिर से गोरा बनाने के लिए कुछ तीखे तरीके अपनाए। किन शियू हान सेन को खत्म करने वाला था ताकि वह वान एर के प्यार का एकमात्र पात्र बन सके। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वान एर अपने दिल में किसी और को उससे ज्यादा अहमियत दे। वानर अब हवा में तैर रही थी। उसके पंखों का पिछला हिस्सा हिल रहा था। उसने अपने हाथ जोड़े। वह किसी प्रार्थना करती हुई परी जैसी लग रही थी। वान एर के चेहरे पर आस्था या जीवंतता का कोई भाव नहीं था।
उसने हान सेन को घूरा और बेहद भावशून्य भाव से उसे देखा। जब उसने अपने हाथ जोड़े तो एक अजीब सी रोशनी प्रकट हुई। ये रोशनी न तो उसके सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी की थी और न ही उसके उल्टे सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी की। क्या ये ब्रेक वर्ल्ड पावर है? ये सही नहीं लगता। हान सेन ने वान आ के हाथों की ओर देखा और एक अजीब सी शक्ति को हिलते हुए महसूस किया। जब उसका सुपर गॉड स्पिरिट शरीर दुनिया को तोड़ने में कामयाब हो गया तो वह एक शुद्ध सुपर स्पिरिट गॉड शरीर बन गया जो दुनिया की किसी भी चीज को नहीं तोड़ सकता था। हालांकि उसे दुनिया की किसी भी चीज से कोई नुकसान नहीं होगा। वानर के हाथों में जो शक्ति थी वह कोई आत्मिक शक्ति नहीं थी। फिर भी उसमें सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी की शक्ति के तत्व और विपरीत सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी की शक्ति के तत्व मौजूद थे। क्या किसी सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी के पास दुनिया को तोड़ने का कोई और तरीका है? हान सेन ने वान एर के हाथों को उत्सुकता से देखा। उसने देखा कि उसके हाथ जोर से चमक रहे थे। ये शक्ति लगभग पारदर्शी थी, लेकिन ये कोई आत्मिक शक्ति नहीं थी। वान र के हाथों को देखकर उसने देखा कि वहां एक पारदर्शी शक्ति उठ रही थी। जब उसके हाथों ने इस प्रकार की पारदर्शी शक्ति ग्रहण की तो वे क्रिस्टल जैसे साफ हो गए। जब ये पारदर्शी शक्ति फैलने लगी तो उसके पीछे के हल्के पंखों सहित उसका पूरा शरीर पारदर्शी क्रिस्टल का रूप ले लिया। वानर अब एक पारदर्शी क्रिस्टल की मूर्ति जैसी लग रही थी। बस उसकी आंखें अलग थीं। वे काली ही रह गई थीं। अगर कोई गौर से न देखे तो उसे लगेगा कि वह बस हवा में तैरती हुई दो अजीब काली आंखें हैं। गौर से देखने पर ही पता चलता कि उसका शरीर पारदर्शी था। क्या सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी के पास दुनिया को तोड़ने का कोई और तरीका है? हान सेन जो देख रहा था उससे वह बेहद हैरान था। वान एर दुनिया को तोड़ रही थी और वह दुनिया को बिल्कुल अलग तरीके से तोड़ रही थी। दोनों ने दुनिया को तोड़ने के लिए सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी का इस्तेमाल किया था, फिर भी दो अलग अलग सुपर गॉड स्पिरिट शक्तियां पैदा हुई। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी की दुनिया तोड़ने वाली शक्ति सही थी या उसकी। बहरहाल वान एर एक डरावनी उपस्थिति का एहसास करा रही थी जिसने हान सेन को हाई अलर्ट पर डाल दिया। जब वान एर ने अपने हाथ अलग किए तो हान सेन के शरीर में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बुरा होने वाला है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपने सुपर गॉड स्पिरिट बॉडी के ब्रेक वर्ल्ड मोड को सक्रिय कर दिया। उसने अपनी ब्रेक वर्ल्ड बॉडी पहन ली। अगले ही पल हान सेन ने वान आ का हाथ अपनी छाती पर देखा। वह इतनी तेज थी कि वह उसे चकमा नहीं दे पाया था। हान सेन उस लगभग पारदर्शी अजीब से हाथ को अपनी छाती में घुसाते हुए देख रहा था। वह हाथ उसके पूरे शरीर में घुस गया। जब वान एर ने अपना हाथ पीछे खींचा तो हान सेन ने देखा कि उसके आत्मिक शरीर में एक छेद हो गया था। उसे बहुत नुकसान पहुंचा था। उसकी विश्व तोड़ने वाली शक्ति मेरे शुद्ध आत्मिक शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हान सेन ने तेजी से अपना शरीर हिलाया। हिलते डुलते क्षतिग्रस्त आत्मिक शरीर सामान्य हो गया। वान एर ने हान सेन को अजीब नजरों से देखा। अगले ही पल उसका अजीब शरीर फिर से हिल गया। इस बार हान सेन तैयार था। उसने उसके शरीर को गौर से देखा। उम्मीद थी कि वह उसके अगले हमले का अंदाजा लगा सकेगा। फिर भी जब वान आ ने अपना हाथ उठाया तो वह एक बार फिर हान सेन के शरीर में जा लगा। हान सेन अब समझ गया था कि वह वानर के हमलों से बच नहीं सकता। उसने अपने क्षतिग्रस्त आत्मिक शरीर को नजरअंदाज किया, अपनी सारी शक्ति इकट्ठा की और वानर के अजीब शरीर पर मुक्का मारने की कोशिश की। हान सेन ने महसूस किया कि उसकी मुट्ठी किसी तरल पदार्थ में धंसी हुई है। इतना प्रतिरोध था कि मानो वह किसी पत्थर पर मुक्का मार रहा हो। जब उसकी मुट्ठी वान एर के शरीर के अंदर गई तो उसे लगा कि उसका शरीर बहुत मुलायम है। उसमें हड्डी भी नहीं थी, मानो उसने अपनी मुट्ठी पानी में ठूंस दी हो। धमाका! हान सेन अपनी मुट्ठी वापस खींचकर वानर के शरीर के दूसरे हिस्सों पर वार करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका आत्मिक शरीर सुन्न और लकवाग्रस्त हो गया था। फिर उसने महसूस किया कि एक चूषण बल ने उसकी मुट्ठी जकड़ ली है। वह अपनी मुट्ठी वानर के शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इस सब में सबसे अजीब बात यह थी कि वान एर की हालत भी हान सेन जैसी ही लग रही थी। उसका शरीर ऐसे कांप रहा था मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका हाथ, जो हान सेन की छाती में जबरदस्ती घुसा हुआ था, वापस नहीं खींच पा रहा था। यह दृश्य देखते ही किन शियू के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। उसने जोर से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? हान सेन की ब्रेक वर्ल्ड पावर और वान एर की ब्रेक वर्ल्ड पावर ने एक अजीब सी लय पैदा कर दी है। किन शियू को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है।
उसने काले क्रिस्टल कवच से काली क्रिस्टल अंगूठी निकाल ली थी। उसने काली क्रिस्टल अंगूठी के जीन प्रोटोटाइप की शक्ति का इस्तेमाल करके वान एर को दुनिया तोड़ने के लिए प्रेरित किया। वानर के दुनिया को तोड़ने के बाद वह असाधारण रूप से शक्तिशाली हो गई थी। अब उसकी क्षमता को कम आंकने की हिम्मत किन शियाओ भी नहीं कर सकता था। उसे लगता था कि वानर बिना किसी परेशानी के हान सेन को आसानी से हरा सकती है। किसने सोचा होगा कि हान सेन की विश्व तोड़ने की शक्ति वानर की विश्व तोड़ने की शक्ति के साथ ताल मिलाएगी और इसका असर वानर पर भी पड़ेगा। वह बिल्कुल हान सेन जैसी थी। उससे लड़ने की क्षमता छीन ली गई थी। आकाश राजा, जलते हुए लाल आकाश का रास्ता खोलो। किन शियू नहीं चाहता था कि वान एर को कोई खतरा हो। उसने वान एर को हान सेन से निपटने देने का विचार छोड़ दिया। वह खुद हान सेन से निपटने के लिए जलते हुए लाल आकाश में जाने वाला था। इससे पहले कि स्काई किंग जवाब दे पाता, बर्निंग रेड स्काई में कुछ अजीब होने लगा। हान सेन और वान र के शरीर आपस में मिल रहे थे। वे दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन उनके शरीर एक दूसरे के करीब आते गए, जब तक कि वे एक दूसरे में विलीन नहीं हो गए। स्यामी जुड़वां बच्चों की तरह आमने सामने उनके शरीर एक दूसरे में विलीन होते रहे।